अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनीज़ा नोवेल में आपका वेलकम है। आई होप सो आपको नोवेल अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग बिल्कुल नहीं कुछ बताते हैं सामने आए और अपने कमेंट्स करके बताएं अपनी राय, आपको नोवेल कैसा लग रहा है और कौन से नोवेल आप सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो करते हैं नोवेल स्टार्ट। नोवेल नेम है शिद्दत आशिकी बाय ज़ोया शाह, एपिसोड 5। क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ आने की? भाई को अब तक तो ऑफिस वर्कर्स ने भी बता दिया होगा कि वो यहाँ आ चुका है, और भाई अगर आ गए तो हदीद इनको बता देगा कि डील मैंने खुद हदीद अस्करी के साथ की थी, ना कि उसके सेक्रेटरी के साथ। परेशान सी ऑफिस में टहलती वो बार बार यही सोच रही थी। मैम, हदीद रज़ा साहब वेट कर रहे हैं। इसकी असिस्टेंट ने दूसरी बार आकर उसे आगाह किया था, जिस पर वो सर दाह भरती सर हिला गई। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके मैम। लंबा सांस लेते हुए वो कॉन्फिडेंस होकर खुले बालों का रफ सा जोड़ा बनाती हुई बाहर अपने ऑफिस से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ रही थी, जब उसकी नज़र अंदर आते जावियान पर पड़ी थी, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा हुआ था। तेज तेज कदम रखती वो इसके पीछे चल पड़ी थी। भाई, बात तो सुने, वो मासूम बनती बोली, मगर वो बगैर जवाब दिए चलता रहा। इतना गुस्सा, अब क्या हो गया? वो मज़्ज़ब सी सोचती हुई इसके पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई थी, जहां वो टांग पर टांग चढ़ाए चेयर पर बैठा फाइल को बंद कर गया था। वॉट अ सरप्राइज मिस्टर जावियान, आप तो मेरे आने की खबर सुन खुद आ गए। मुझे लगा था कोई सेक्रेटरी हैंडल करेगा मुझे। वो मतानत से चेयर से उठता हुआ गोया हुआ। सीरत ने उसे तीखी नज़रों से देखा था, जो इसे इग्नोर कर चुका था। हमें अस्करी कॉरपोरेशन के साथ कोई डील नहीं करनी, इसी वक्त चलते बनो। पैंट की पॉकेट में हाथ डालता वो तहमिल से गोया हुआ। एक हल्की सी मुस्कुराहट हदीद के लबों पर नमूदार हुई। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन हो चुके हैं, यू कैन चेक। वो फाइल की कॉपीज की तरफ बढ़ाता गहरी दिलचस्पी से बोला। सीरत ने उंगलियां चटकाते हुए नजरें फेरी थी। जावियान ने संजीदगी से फाइल को देखा था और इसके पेजेस पलटे थे। इसमें साफ साफ लिखा था, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते, और हमारा तो प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। इसके सिलसिले में तो आया था मैं डिस्कशन के लिए। वो मुस्कुराता हुआ बोला। सीरत ने दांत पीसे थे। जावियान ने संजीदगी से सीरत को देखा था, जो इसके देखने पर फौरन नजरें फेर गई थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन उसी ने ही किया था। हैव अ सीट, जावियान ने फाइल टेबल पर रखते संजीदगी से कहा। सीरत ने चौंकते हुए उसे देखा था, जो उसे गहरी दिलचस्पी से देखता हुआ जावियान को सिलगा गया था। वेल, आप कौन है मिस? इसके प्रोफेशनल लहजे पर सीरत गड़बड़ाई थी, जबकि जावियान ने उसे खरत नज़रों से देखा था। वेट आउटसाइड। सीरत जावियान की बात पर सीरत ने लब भींच कर उसे देखा था, जो हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। आई थिंक देर इज़ नो हरम इन गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिस्टर जावियान हैदर रिजवी। इसकी बात पर जावियान ने जब से मुट्ठी भींची थी, जबकि सीरत ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था, जो जानबूझकर अनजान बन रहा था और इसका तारुफ मांग रहा था। सीरत रिजवी, CEO ऑफ दिस कंपनी। इसके प्रोफेशनल अंदाज पर हदीद ने इश्तियाक भरी नज़रों से उसे देखा था, मगर उसके बढ़ाए हुए हाथ को ऐसे इग्नोर किया था जैसे उसने देखा ही नहीं था कि वो इसकी सिमत हाथ बढ़ा चुकी थी। गम व गुस्से से उसकी इस हरकत पर सीरत का चेहरा सुर्ख भभूका हुआ था। सीरत ने हाथ पीछे किया था। इंसल्ट और गुस्से की वजह से वो इसे दो चार सुना देना चाहती थी, मगर जावियान को देखती वो सर झटकती बाहर निकल गई थी। हदीद निचला होठ दबाते हुए मुस्कुराहट जब्त कर गया था। गुस्से से सर को झटकती हुई वो अपने ऑफिस में आई थी। दरवाज़ा बंद करके वो अपनी चेयर पर बैठी थी। दोनों हाथों की उंगलियों को उलझाए उसने थोड़ी हाथों पर रखी थी। समझता क्या है खुद को? कल तक इतना फ्री हो रहा था, आज हाथ तक नहीं मिलाया भाई के सामने। मुंह क्या जाविया बिगाड़ती वो तिनक पड़ी। भाई के सामने? ओह, इसने तो बताया ही नहीं इनको कि डील मैंने हदीद के साथ साइन की थी, और मुझे पहचानने से भी मुकर गया। टेबल पर हाथ रखती वो चौंकी थी। इसे ये जाहिर किया कि आज वो मुझे पहली बार देख रहा है। सीरत ने ताजुब से सोचा था, यानी उसने मुझे आज बचा लिया भाई की डांट से, वरना इनको पता चल जाता कि मैंने ही इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लंबा सुकून का सांस लेते हुए मुस्कुराई थी। आज के बाद रिजवी इंटरप्राइज में नज़र मत आना। दरवाजे की तरफ बढ़ते हदीद के कदम ठहरे थे। क्या कर लोगे वरना? तंजिया नज़रों से उसकी बात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। जावियान ने गशमगी नज़रों से उसे देखते हुए इसके सामने आकर खड़ा हुआ था।
अब कौन सा पैंतरा बदल रहे हो तुम? पिछले कई सालों से चलती आ रही खानदानी दुश्मनी को तुम एक पल में भुला कर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गए। क्या करना चाहते हो? जावियान की बात पर गौर करता वो तंज के तौर पर निचला लब दबाता हुआ मुस्कुराया था। किसने कहा मैं खानदानी दुश्मनी भुला कर यहाँ आया हूँ? जावियान रिजवी, और देखा जाए तो इस ऑफिस में तुम्हारे बहुत से अजीज लोग काम करते हैं जिन्हें मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल। इसके मुतमईन लहजे में मगर सिलकते अल्फाज पर जावियान ने खरक नज़रों से उसे देखा था। इसके अदा किए गए अल्फाज से जावियान को एक अजीब परेशानी लाहक हुई थी। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले संजीदगी से जावियान को देखता महफूज हो रहा था। तुम इसे पर्सनल बना रहे हो, दरजगी से कहते हुए वो इसकी आंखों में आंखें गाड़ता हुआ बोला। इस दुश्मनी की बेस भी पर्सनल है जावियान हैदर, तुम नहीं जानते। खैर चलता हूँ, मुलाकात होती रहेगी। तमस्कर नज़रों से उसे देखते हुए वो अपना कोट दुरुस्त करता ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। जावियान ने उसकी चेहरे को तर्द नज़रों से देखा था जहाँ कुछ देर पहले वो बरजुमान था। कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। हुरम ने बैग कंधे पर रखते हुए इसे देखते कहा, जिसके चेहरे पर 12 बजी हुई थी। क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। इसके कंधे पर हाथ रखती हुरम फिक्रमंदी से बोली। कुछ नहीं, मेरे ख्याल से प्रोफेसर नाराज़ हो गए हैं। वो सरदां भरती गेट की तरफ धीमे कदमों के साथ चलती बोली। साथ चलती हुरम ने उसे खुश्क नज़रों से देखा। तुमने अब क्या कर दिया जो वो नाराज़ हो गए? मैंने कुछ नहीं किया। खुश्क लब्बों पर जबान फिरती वो फौरन सर झटक कर बोली। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुमसे नाराज़ होकर गए हैं? बस मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कोई और वजह हो। अच्छा परेशान ना होना, मैं परसों मिलती हूँ। फिर भाई लेने आ गए हैं, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हुरम गेट से बाहर निकल गई थी। वह आसपास देखती बाहर निकल गई थी। एटलीस्ट अब तो तौसीफ मुझे लेने तो नहीं आ सकता, वह मुस्कुराती हुई चलती बोली। रिक्शे में बैठकर उसने बैग को गोद में रखा था। भैया यहाँ पर रोक दे। वह कब्रिस्तान के करीब उतरती रिक्शे वाले को किराया देकर आगे बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। चारपाई पर बैठे बुजुर्ग को सलाम करती वो रुकी। वालेकुम अस्सलाम बेटी, अब तबीयत कैसी है आपकी? बुजुर्ग ने शफकत से पूछा था। हम ठीक है बाबा, शुक्रिया। वह मुस्कुराती हुई कहकर अपनी नानू की कब्र पर आई थी जिस पर ताज़ी फूलों की पत्तियां मौजूद थी। वो बुजुर्ग भी उसके करीब ही टहल रहे थे। बाबा, हमारे अलावा और कौन आता है यहाँ? इस दिन भी आपने मुख्तसर सा बताया था, हम पूछ ही नहीं पाए। वो पीछे पलटती इनको मुखातिब कर गई। बेटी, उस दिन जब आप बेहोश हुई थी, जो नौजवान आपको आपके घर पहुँचाने गया था वही आता रहता है अक्सर। प्रोफेसर, आप हमारी नानू की कब्र पे आते हैं? वो सर झुकाती उनकी कब्र को देखती बोली। मेरी बीवी के किरदार पर एक गलत लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक हल्का मतबस्सम इसके लबों पर बिखरा था। किस तरह वो इसके लिए पूरे घर वालों से लड़ा था। नानू, आप सही कहती थी, वह अजनबी नहीं थे, वह हमारे अपने थे। नानू, हम बहुत खुश हैं, वह हमारी बहुत केयर करते हैं। हमारा भी कोई हमदर्द है नानू जान। वह हल्की मुस्कान के साथ इनकी कब्र पर हाथ रखते बोली थी। लेकिन आपने इनको देखा भी नहीं था। हम आपको इनसे मिलवाना चाहते थे नानू, लेकिन वो तो आपके पास भी आते रहते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली। आज वो रोने नहीं आई थी, आज किसी किस्म का शिकवा नहीं किया था उसने अपनी नानू से, ना ही आज वो उदास थी। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, इसके बाद देख लूँगा इस साले को। आइजल से निकाह तो मैं ही करूँगा। अब्बा, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? अपनी हालत तो देखो, कितना मारा है इन लोगों ने। इसके कहने पर तुम्हें क्या बिगाड़ लिया तुमने इसका? अमीर ज़्यादा है वो, तुम्हारी तरह नाकारा आदमी नहीं है। मुमताज़ साहब ने दांत पीसे थे। अब्बा, ये नाकारा आदमी आइजल से ही शादी करेगा। एक बार बाहर जाने दो, फिर देखूंगा क्या हाल करता हूँ उस शख्स का। तौसीफ ने फनकार कर कहा था। डीआईजी साहब की हमरा वो इनके सेल के करीब रुका था। मुमताज़ साहब इसे देखकर चौंके थे। वहाँ तौसीफ ने मुठ्ठियाँ भींची थी। क्या हाल है चौधरी साहब? वो मुमताज़ साहब को तौसीफ से देखता तंज़े अंदाज में गोया हुआ। मुमताज़ साहब ने सर झटका था। एक बार बाहर आ जाने दे, देख लूँगा तुझे मैं। तौसीफ के चीखने पर वो एक आईब्रो उठाए उसे इसके हुलिये को देखता मुस्कुराया था। बहुत मारा है तुम्हें तो। डीआईजी साहब, ज़रा मरहम पट्टी करवा दीजिए बच्चे की। वैसे तमस्कर भरी नज़रों से देखता हुआ बोला। तौसीफ के तन बदन में आग लगी थी। आइजल मेरी है, सुना तूने? वो जो जाने के लिए पलट रहा था, इसके कहे गए अल्फाज पर साकित हुआ। शादी तो मैं ही करूँगा अपनी आइजल के साथ। इसकी पेशानी की नीली नसें उभरी थी। खूनख्वार नज़रों से उसे देखते हुए वो पीछे पलटा था। डीआईजी साहब ने उसे रोकना चाहा था, मगर वो कांस्टेबल को इशारा करते हुए सेल खुलवा रहा था। नहीं जावियान, रहने दो, पहले ही बहुत मारा है इसे। अगर आप देख नहीं सकते तो इसी वक्त बाहर निकल जाएं।
वो कोट उतार कर चेयर पर फेंकता शर्ट के कफ लिंक्स खोल रहा था। डीआईजी साहब ने संजीदगी से उसे देखा था। नहीं डरता मैं तुझसे, क्या कर लेगा? तौसीफ ने सर उठाते हुए उसे दोबारा मुखातिब किया। कफ लिंक्स खोलता वो वहशत भरी नज़रों से उसे देख गया। मुमताज़ साहब जो दूसरी सेल से सब देख रहे थे बेहद परेशान हुए थे। आइजल से शादी तो मैं ही। मुमताज़ साहब का चेहरा खौफ से जद पड़ा था। जो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसे गर्दन से पकड़ता, उसका सर बेदर्दी से दीवार में मार चुका था। लम्स मेरी है। वो किसी घायल शेर की तरह इसकी गर्दन पर गिरफ्त बढ़ाता धाड़ा था। तौसीफ का सर फट चुका था और अब मुसलसल खून बह रहा था। वो खौफजदा नज़रों से उसे देख रहा था, जिसका चेहरा तीश खाने के बाद सुर्ख माइल हो चुका था। और अगर आज के बाद अपनी गंदी ज़बान से मेरी लम्स का नाम भी लिया तो जिंदा जलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इसकी आंखों में अपनी सुर्ख वहशत से भरपूर आंखें पेवस्त करते हुए वो जबड़े भींचते गरज कर बोला, जावियान मर जाएगा, वो छोड़ दो इसे। डीआईजी साहब की आवाज़ इसके हवास को अपनी जगह लाई थी। तौसीफ ने अपने हाथों से उसकी गिरफ्त ढीली करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसका चेहरा लंबे लंबे सांस लेने की वजह से सर लाल पड़ रहा था। इसकी गर्दन से हाथ हटाते हुए वो पीछे हटा था। तौसीफ लंबे लंबे सांस लेते हुए नीचे गिर सा गया था। मुमताज़ साहब इसे कुछ भी कहने से खुद को बाज रख रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो जावियान उनके सामने था वो जावियान रिजवी नहीं, वो बीस्ट था जो इस वक्त घायल शेर की तरह किसी पर भी झपट सकता था। कोट को उठाते हुए वो तेज़ तेज़ कदमों के साथ बाहर निकला था। कांस्टेबल और डीआईजी साहब ने नीचे गिरे हुए तौसीफ की जानिब भागे थे, जो बेहोश हो चुका था। वो मुमताज़ साहब के सेल के करीब रुका था। एक दरश नज़र इन पर डालते हुए वो तेज़ी से वहाँ से गुजर गया था। मुमताज़ साहब सेल के बारिश को हाथों में पकड़ते तौसीफ को फिक्रमंदी से देखने लगे, जिसे कांस्टेबल बाहर निकाल रहा था, क्योंकि इसका बेहद खून बह चुका था। अजराबी कैफियत में मेहरुन्निसा बेगम दोबारा फ़ोन पर नंबर मिलाती फ़ोन कान से लगा गई थी। अस्सलाम वालेकुम अशफाक, कहाँ हो? घर क्यों? महरू, घर आने का मत कहना। मेरी बेटी की और मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अशफाक साहब संजीदगी से गोया हुए। मेहरुन्निसा बेगम ने लब भींचे थे। जाविया ने जो किया इसके लिए मैं आपसे माफ़ी नहीं। महरू, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस परेशान हूँ। अगर ऐसी ही बात थी तो जावियान यूँ सबके सामने मेरी बेटी को रुसवा तो ना करता। अशफाक साहब ने अपनी करीब बैठी हुई लड़की का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था, जो मुस्कुरा गई थी। आप घर आ जाएं अशफाक। नहीं महरू, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, मुझे सुकून चाहिए और मैं घर आकर तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता। अशफाक, आप घर आ जाए बस, और चाहत को भी लेकर आ जाए। जो कुछ जावियान ने किया वो इसकी माफ़ी मांगेगा। जल्दबाजी में शायद मेहरुन्निसा बेगम ज़्यादा ही बोल गई थी। ठीक है महरू, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। हॉल यहाँ पे कॉल के बजाय हॉल लिखा हुआ है। ओहो। कॉल मुंतकिल करते हुए वो इस लड़की की तरफ मतवजा हुए थे, जो तैयार होकर उनकी ही तवज्जो का तलबगार बैठी हुई थी। आप तो बहुत बड़े धोखेबाज हैं। आपकी बीवी आपका इंतज़ार कर रही है और आप यहाँ मेरे साथ हैं। वो लड़की मुस्कुराती हुई बोली थी, जिस पर अशफाक साहब का खबासत से भरपूर कहकहा कमरे में गूंजा था। कर लेगी या नहीं? तुझे तो काम करते अब मौत आती होगी। आयज़ा बेगम की बात पर वो कपड़े इस्त्री करती वो सर उठाकर उन्हें देख गई। इसके बाद कुछ हल्का फुल्का खाना बना लेना, हमें देर हो जाएगी आने में। पीर साहब देर से आते हैं। मुझे खास दुआ करवानी है अपने पुत्र के लिए, बस रिहाई मिल जाए उसे। पता नहीं कौन सी नकुवत आ पड़ी है मेरे बच्चे पे। आयज़ा बेगम ने अफसरदगी से सर झटका था। आयज़ा ने लब भींचे। रिहम, तू आ रही है या रात लगाएगी? अम्मा आ रही हूँ, क्या हो गया है? सर पर चादर लेती रिहम ने तासिफ से कहा था, कुंडी लगा के रखना, कोई चोर चुपका घर घुस आएगा। आसिफ साहब गांव गए हैं, पिटवारी के पास। अरूसा अपनी अम्मा के घर गई है। आयज़ा बेगम ने जाते जाते उसे घूरते हुए कहा, जी मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी। वह इस तरह खड़ी करती हुई बोली। आयज़ा बेगम उसे तीखी नज़रों से देखती रुकी। और जब तक मैं घर नहीं आती, खबरदार, जो तूने दरवाज़ा खोला जो भी आए टाल देना। जी। आयज़ा ने सर हिलाया था। आयज़ा बेगम रिहम को साथ लेती बाहर निकल गई थी। आयज़ा ने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी थी। लब भींच कर उसे खाली पड़े घर को देखा था। सर झटकती वो वापस कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ़ हुई थी। मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा घर में। कपड़ों पर इस्त्री फेरती वो अफसरदगी से बोली, आपको इग्नोर कैसे कर सकता हूँ बेबी कल? मेरी हर धड़कन में, मेरी हर सांस में सिर्फ आप हैं। एक धीमी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैली थी। ये मैं क्या सोच रही हूँ? कपड़ों पर इस्त्री फेरती वो मुस्कुराते हुए बोली थी, कहाँ की तैयारी है भैया? यूनिवर्सिटी की तो छुट्टी है ना?
सीरत ने उसे ग्रे ब्लैक 2 पीस सूट में देखकर पूछा, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा? वो मुख्तसर सा जवाब देकर बाहर निकल गया। सीरत ने होठ सुकेड़े थे, कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिस जा रहे होते तो साफ साफ बता देते, कहाँ जा रहे हैं भला। सर को पिल्लर से लगाती वो तिरछी नज़रों से उसे देखती बोली। अनीस दबे पाँव इसके पीछे आकर रुका था। दूर हटो, खबरदार जो मेरे कान में चीखे। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करके वो तिनक कर बोली। अनीस ने उसे आंखें घुमा कर दिखा था। तुम्हें कैसे पता लग जाता है मेरी बहना? अनीस ने चिढ़ कर कहा। वेले इंसान, कोई काम धंधा नहीं है, पूरा दिन आत्मा की तरह भटकते रहते हो। सीरत ने मुंह बनाते हुए कहा। अनीस का मुंह लटका था, वो मुंह फुलाए अपने कमरे की तरफ निकल गया था। पागल कहीं का। अरे भैया कहाँ गई यार? सीरत ने अफसोस और गुस्से से फनकार कर कहा, क्योंकि वो गाड़ी निकाल कर वहाँ से निकल चुका था। हादिया बाजी का क्या हाल होगा, पता करूँ या नहीं? नहीं, हर वक्त मैं ही कॉल क्यों करूँ? अब तो नहीं करूँगी जब तक खुद नहीं करता, सड़ा हुआ करीला। मुख्तसर तारुफ कैसे मांग रहा था मेरा, जब सैम और इसके दोस्तों से पिटेगा तब सुकून आएगा। सीरत फ़ोन वापस पॉकेट में रखते हुए मुंह टेढ़ी करती उसकी नकल उतारते हुए बोली। कपड़े इस्त्री करने के बाद वो किचन में दाखिल हुई थी, क्योंकि उसने नाश्ता अभी तक नहीं किया था। फ्रिज को खोलते हुए वो अफसरदा हुई थी, सिवाय सब्जी के वहाँ कुछ नहीं था। मेरे लिए कुछ नहीं बचा, भूख से मर जाऊंगी मैं अब। फ्रिज को बंद करते हुए उसने सरदा भरी थी, कुछ बना लेती हूँ। बालों का रफ सा जोड़ा बनाते हुए वो मसरूफ सी फ्रिज से सब्जियाँ निकालने लगी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन होगा? मामू तो देर से आएंगे। वो रफ सी हुलिये में जैसी खड़ी थी दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। कौन है? कौन हो सकता है? उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर आइजल के कान खड़े हुए। घर कोई नहीं है, जाए यहाँ से। ये तो और अच्छी बात है। इसकी बात सुनती वो लाल हुई थी। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, बेहतर होगा आप चले जाएं। चले? जैसे आप बेहतर लगे, दीवार से आ जाता हूँ। इसकी बात पर वो साकित हुई थी और इसमें वो कोई शक नहीं था किस तरह वो यूनिवर्सिटी की दीवार फलांग गया था। ये तो घर था। आप मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं? अगर कोई आ गया तो क्या मैं जवाब दूंगी? ऐसे काम करेंगे आप? दीवार फलांगने की बात कैसे कर सकते हैं आप? वो शर्मिंदा सी हुई बोली। लेकिन अपनी बीवी के घर आना कौन सा गुनाह है? इसके लापरवाह लहजे पर आइजल ने दरवाजे को घुरी से नवाजा था। देखिए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मोमानी मना करके गई है। आप वापस जाएं, जिस वक्त सब घर वाले होंगे इस वक्त आइएगा। वो दरवाजे से कान लगाती बोली, जिस तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। क्या आप चले गए हैं? वो कुछ देर बाद ताज्जुब से बोली। अब भी मुकम्मल खामोशी थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकती चौंकी थी। वो कहीं भी नहीं था। प्रोफेसर? वह हैरत से आसपास देखती रह गई, मगर इसका नाम व निशान नहीं था। क्या मैं खुली आंखों से ख्वाब देख रही हूँ? लेकिन आवाज़ तो आई थी मुझे। इसकी नज़रें सामने पड़े वाइट कलर के पेपर बैग पर पड़ी थी। उसने एक बार फिर चारों तरफ नज़रें घुमाई थी और कुछ सोचते हुए पेपर बैग को उठाया था, जिसमें एक छोटी सी चिट रखी गई थी। चिट पर इसकी खूबसूरत राइटिंग में अपना नाम देखती आइजल मुस्कुराई थी। क्या है इसमें? दरवाज़ा बंद करते हुए वो खुद से मुखातिब होती पेपर बैग को टटोलने लगी। इसका हाथ किसी नरम चीज़ से टच हुआ था। एक पल के लिए वो रुक सी गई थी, लेकिन फिर लब भींचते हुए उसने पेपर बैग से वो चीज़ निकाली थी। एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने इसके होठों को छुआ था। ये एक मैरून कलर की पश्मीना शॉल थी जो बारीकी से गोल्डन कढ़ाई की गई थी। थैंक यू प्रोफेसर। वो धीमे लहजे में शॉल को देखी और बोली, और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो तो भूख जैसे भूल ही चुकी थी। आपको असाइनमेंट टाइम से सबमिट करवा देना चाहिए था। मैं आज ऑफिस नहीं आ रही, मैं लीव पर हूँ। अब कल तक वेट करें, मैं एक बार देखकर तसल्ली कर लूँगी, इसके बाद आप भेज सकते हैं। कान से एयरपोर्ट निकालते हुए इसने पैंट की पॉकेट में डाले थे। एक सरसरी नज़र से आसपास का जायज़ा लिया था। संडे था, इसीलिए आज पार्क में लोगों की तादाद भी मामूल से ज़्यादा थी। हेलो मिस सीरत। वो इसके यूं मुखातिब करने पर आंखें सुकेड़ कर उसे देखती रह गई, जो इसके करीब बेंच पर बैठ चुका था। आपको यहाँ बैठने की परमिशन किसने दी मिस्टर हदीद? वो अपनी जगह से उठती हुई बोली, जिस पर वो संजीदगी से उसे देख गया, जिसके तेवर ही बदले हुए थे। मिस सीरत, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक है मिस्टर हदीद रज़ा अस्करी? आप भला क्या लगते हैं मेरे, जो मैं आपसे नाराज़ होने लगी? वो खुश्क लहजे में कहती इसे चौंका गई थी। कल तक तो वो इतना फ्री हुआ करती थी और आज अचानक ही उसके मिजाज में इतनी तब्दीली आ गई थी। एक्चुअली मैं सॉरी करना चाहता था। कल रिजवी इंटरप्राइजेस में जो कुछ हुआ, मैं आपको इग्नोर नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी बात काटती वो इसे बेतासिर सी देख गई थी।
इट्स ओके मिस्टर अस्करी साहब, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है? आई ओवर स्टूपिड। मैं हाथ क्यों मिला रही थी? भला आपसे कौन है आप? वो तासुब से कंधे उचकाती हुई बोली। हदीद ने सपाट नज़रों से उसे देखा था। मैं समझा नहीं। वो संजीदगी से उठा था। मैं समझा देती हूँ, कल तक। सॉरी, कल को छोड़ देते हैं। इससे पहले आप मेरे साथ बेहद फ्री होकर बात कर रहे थे और इसकी शुरुआत आपने ही की थी। जिस दिन हमारी मीटिंग हुई उस दिन मेरे सामने वो बेतुकी शर्तें रखकर जिसकी तीसरी शर्त अभी तक आपने जाहिर नहीं की। वो सीने पर हाथ बांधती संजीदगी से बोली। हदीद को वो कहीं से भी ओवर सीरत नहीं लग रही थी। इसके बाद आपका मुझे स्पेशल कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाना एंड ऑल। मैं आपसे फ्रेंडली मैनर्स में सिर्फ इसलिए पेश आ रही थी क्योंकि आप फ्रेंडली बिहेवियर का मुजाहरा कर रहे थे। कल मेरे भाई के सामने आपने मेरी इंसल्ट की, मुझे इग्नोर किया। मिस सीरत, मैंने ये सब आपके लिए ही किया, वरना आपके भाई को हमारे मामलात में आपकी मदाखलत से तशवीश हो सकती थी। इसकी बात काटता वो शताइज़गी से बोला। सीरत ने तंजिया नज़रों से उसे देखा। नहीं, आई थिंक नहीं। आप जो दिखाने की कोशिश करते हैं आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। इनफैक्ट आप बिल्कुल भी इस शख्सियत के मालिक नहीं जिस शख्सियत को आप मेरे सामने जाहिर करते हैं। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ मिस्टर हदीद रज़ा, लेकिन शायद आप मुझे हल्के में ले रहे हैं। इसकी भूरी आंखों में देखती वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। वो साकित रह गया था। ये सब आपने स्टार्ट किया था और कल मुझे मेरे ही ऑफिस में इस तरह इग्नोर करके आपने ही एंड कर दिया। अगली बार मुझे मुखातिब करने से पहले सोचिएगा। और ये जो शताइशगी का मास्क लगाए फिर रहे हैं आप चेहरे पर, इसे उतार दें। अच्छे से जानती हूँ हमारे फैमिली इश्यूज़ को, और आखिरी बार कह रही हूँ, मुझसे मेरे भैया से दूर रहिएगा। इसे तलक नज़रों से देखते हुए वो वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। कल जिस हदीद ने जावियान को शौक किया था आज वही उसकी बहन के लब व लहजे पर शौक होकर रह गया था। चाहत मेहरुन्निसा बेगम को देखते हुए भी इग्नोर करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेहरुन्निसा बेगम उसे फिक्रमंदी से देखते हुए उसके पीछे उसके कमरे में दाखिल हुई थी, जो अपना सामान समेट रही थी। चाहत, कहाँ जा रही हो तुम? आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने बेटे की फ़िक्र करें। यूएस जा रही हूँ मैं। कबर्ड का दरवाज़ा खोलती वो तेज़ी से बोली। मेहरुन्निसा बेगम ने उसे देखा था। आपका बेटा तो खुश होगा मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके। कैसे उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। चट्टी नज़रों से इन्हें देखती हुई चाहत तीखे लहजे में बोली, और फिर मेहरुन्निसा बेगम को खामोश देखकर वो दोबारा पैकिंग करने लगी। जावियान ने बिल्कुल ठीक किया। पैकिंग करती चाहत के हाथ साकित हुए। उसे नज़रें उठाकर मेहरुन्निसा बेगम की जानिब देखा। जो कुछ तुमने किया उसके बाद इसका पूरा हक बनता था तो मैं थप्पड़ मारने का। अगर वो ना मारता तो यकीनन मैं मार देती। आप थप्पड़ मारती मुझे? चाहत ने दांत पीसते हुए कहा। माँ हूँ तुम्हारी, थप्पड़ मारने का हक है मुझे? मेहरुन्निसा बेगम ने उसे सर्द नज़रों से देखते हुए कहा था। वह हंस पड़ी थी। आप अपने बेटे की तरफदारी कर रही है। यह मत भूले इसने धोखा दिया था मुझे। अगर इसकी शादी तुम जैसी लड़की से हो जाती तो मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहता। इसका निकाह बचपन में ही लम्ब से हो चुका था और मैं यही दुआ करूंगी कि वो लड़की मेरे बच्चे की ज़िंदगी में लौट आए। वो अब तक अपनी माँ के साथ मर गई होगी कहीं पर। चाहत लम्स का नाम सुनकर सुर्ख अंगार बनी, जबकि इसकी बदतमीज़ी पर मेहरुन्निसा बेगम ने सर झटक कर रह गई। सबकी चहती लम्स, बदचलन औरत की बेटी। बैग का हैंडल हाथ में पकड़ती वो जाते हुए तिनक कर बोली थी। मेहरुन्निसा बेगम ने सर दा भरी थी क्योंकि इस कम ज़र्फ से अब कुछ कहने का जवाब ही नहीं बनता था। वो तीखे तेवरों के साथ घर से बाहर निकल गई थी। ये एक एक्सपेंसिव लग्जरी नाइट क्लब का मंजर था। लाउड पार्टी म्यूज़िक चल रहा था और लोग, जिनमें अमीर घरों की बिगड़ी हुई लड़कियां और लड़के शामिल थे, म्यूज़िक की धुनों पर मदहोशी से रक्स कर रहे थे। वीआईपी जोन में वेलवेट के ब्लैक सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा वो अपनी प्रीमियम सिगार के कश लगा रहा था। बहुत दिन बाद आए हो? इसके सामने वाले सोफे पे बैठा शख्स इसे गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला। मुख्तसर सा जवाब देकर सिगार का दूसरा कश लेते हुए वो सर को पीछे गिराता है और लबों से धुएं को हवा में एक अदा से फैलाता है और आंखें मूंद लेता है। बिजनेस कैसा चल रहा है? A1। वो सिगार को उंगलियों में घुमाता गंभीर लहजे में बोला। और वो लड़की? आंखें वाह करते हुए वो दृश्य नज़रों से उसे देखता है। क्या वो तुम पर भरोसा करने लगी है? वो माइंड गेम्स खेल रही थी जैसे मैं उसके साथ खेल रहा था। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो बेवकूफ़ नहीं है। वो ब्लैक मेटल की एश ट्रे में सिगार को फेंकता संजीदगी से बोला। लेकिन वो नादान ज़रूर है।
वो भूल रही है मैं कौन हूँ। कभी अंगारों को गौर से देखा है तुमने? देखने में ये भी सुर्ख होते हैं जैसे गुलाब के फूल खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर इन्हें हाथ से छूने की कोशिश की जाए तो ये हाथ को जला देते हैं। वो नादान लड़की भी आग से खिल रही है, बगैर ये सोचे कि ये आग उसे झुलसा कर खाक कर देगी। वो कुछ देर बाद दरश नज़रों से ऐश ट्रे में सिलकती सिगार को देखते हुए गोया हुआ, मतलब तुम हर सूरत अपना इंतकाम लेकर छोड़ोगे? दिलचस्पी से पूछा गया। वो हर सूरत पूरा होगा। सीरत रिजवी को हर सूरत मेरा असीर होना होगा। मैं उसे अपनी आदत डाल दूंगा। इतना आसान नहीं है। इसे इम्प्रेस करना बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक वो बेवकूफ़ नहीं है। मुझे चैलेंज पसंद है। एक जानदार मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालता वो मगरूर लहजे में बोला था, जिस पर सामने बैठा उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर मुस्कुरा गया था। वो इसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जो अहद भी करता था इसे पूरा करना जानता था। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ मुझसे बात करने से परहेज कर रहे हो। क्या चल रहा है? और तुम यूनिवर्सिटी छोड़ चुके थे, अचानक तुम्हारा वापसी का इरादा कैसे बन गया? क्या बिजनेस से तंग आ गए हो? जोहेब साहब ने खिड़की से बाहर देखते जावियान से इफ्तिसार किया। यही समझ ले मामू, वो संजीदगी से कहता हुआ इन्हें मजीद जिच कर गया था। क्या छुपा रहे हो मुझसे? लम्स मिल गई है, वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए आम से अंदाज में बोला, मगर जोहेब साहब के तासीरात बदले। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते उसका रुख अपनी जानिब कर गए। लम्स कहाँ है? बोलो जावी। नहीं मामू, आपका कोई हक नहीं बनता। आपने किस तरह रुस्वा किया था मोमानी को और बगैर उनकी एक बात सुने इन्हें घर से निकाल दिया था। जावियान के अल्फाज ने जहाँ पुराने नासूर ज़ख्मों को ताज़ा किया था, वह अपनी बेटी के मिल जाने की खुशी इन ज़ख्मों पर मरहम लगा रही थी। लम्स कहाँ है जावियान? मैं माफ़ी मांगूंगा इससे और नाजिश से भी। मोमानी की डेथ हो चुकी है। वो सपाट नज़रों से उन्हें देखता बोला। जोहिब साकित सा रह गए थे। लेकिन इनकी मौत के ज़िम्मेदार आप हैं। आपने काश वो इल्ज़ामात ना लगाए होते इन पर, एक बार उनकी बात सुनी होती। काश। जावियान मेरे बच्चे। इनफ मामू, मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए प्लीज़। आप लम से दूर रहेंगे, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि वो आपकी बेटी है। जावियान खुदा के लिए मुझे बताओ, मैं इतने सालों से अपनी बच्ची से मिलने की आस लिए तड़प रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा, तब तक मांगता रहूँगा जब तक मुझे माफ़ नहीं कर दिया जाता। मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। जोहेब साहब ने उसके हाथ को थामते हुए इल्तिजा की। ऑफिस के दरवाजे पर नॉक सुनकर जोहेब साहब खामोशी से इख्तियार कर गए थे। कम इन। प्यून चाय लेकर अंदर दाखिल हो गया था। जावियान संजीदगी से जोहेब साहब को देखता हुआ बाहर निकल गया। जोहेब साहब चाह कर भी उसे रोक नहीं पाए थे। तुम्हारा संडे कैसा गुजरा? हुर्रम ने उसे देखते हुए खुश दिली से पूछा। मैं बहुत बोर हो गई थी घर में। इसके साथ टहलती आइजल ने शाने उचकाते कहा। हुर्रम हंस पड़ी थी। हाँ भाई, कहाँ दिल लगता होगा घर में अब। इसे छेड़कर कुछ कदम इससे आगे हो गई थी। आइजल ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर वक्त मुझे ताने देती हो। इसका बाजू पकड़ती हुए इसे तीखी नज़रों से देखती बोली। हुर्रम ने हंसते हुए इसके गुलाबी पड़ते गालों को खींचा था। तुम ना ब्लश कर रही हो और तुम ऐसे बहुत प्यारी लगती हो। देखो, तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है इस दिन के बाद से तुम्हारे चेहरे पर एक रौनक देख रही हूँ। तुम उदास नहीं रहती। शुक्र है अल्लाह पाक का। हुर्रम को देखती वो मुस्कुरा गई थी, क्योंकि वो सच कह रही थी। इस उदास सी लड़की को जीने की वजह मिल गई थी, जो बेसहारा हो चुकी थी। तुम्हें मैम फ़ेरोज़ा ने बुलाया है। तुमने जो चार्ट्स बनाए थे, इनकी वजह से हमें डांट पड़ी है। अब वो तुम्हें क्रेडिट देना चाहती है। इनके ग्रुप की एक लड़की हुर्रम को रोकती बोली। आइजल ने हुर्रम को देखा था, जिसका रंग उड़ गया था। लेकिन वो तुम सब ने बनाए थे, मेरा नाम क्यों लिया तुमने? हुर्रम ने दांत पीसे। क्योंकि तुम हमारी ग्रुप लीडर हो, इसीलिए मैम तुमसे सवाल करना चाहती है। लड़की ने बेपरवाही से कहा। डूब के मर जाओ, अब मेरी इज्जत अफजाई होगी। आइजल, मैं आती हूँ। हुर्रम इसे वहीं छोड़कर उस लड़की के साथ चली गई थी। ओह, मैं ऑफिस में कॉफ़ी रखना तो भूल ही गई। घड़ी पर टाइम देखती वो तेज़ी से उल्टे कदम वापस गई थी। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम। वो मसरूफ़ सा लैपटॉप पर कुछ चेक कर रहा था। आइजल ने लब भींच कर उसे देखा। यकीनन इसके रूखे फीके जवाब पर वो थोड़ी अफसरदा हुई थी। पिछली बार किस कदर मोहब्बत से मुखातिब किया था उसने, और अब वो दरवाजे में खड़ी यही सोच रही थी। कहाँ थी आप? बगैर उसकी तरफ देखे वो इसे सोचों के समंदर से बाहर निकाल गया था। सॉरी। इसके करीब टेबल पर कॉफ़ी का कप रखते हुए वो इसके लैपटॉप को देखती बोली, जिस पर वो ऑफिस का काम कर रहा था। बगैर उसे देखे वो कॉफ़ी का कप उठाते हुए एक सिप लेकर कप रखते हुए संजीदगी से उसे देख गया। आइजल का दिल तेज़ी से धड़का था।
इसे यूं डायरेक्ट देखने पर इसमें शुगर नहीं है। वो लैपटॉप बंद करते हुए खुश्क मिजाजी से बोला, आपने कहा था आप शुगर के बगैर। इसका सपाट चेहरा देखकर वो हिचकिचाते हुए जवाब देने की कोशिश कर रही थी। मैं शुगर ऐड करके आती हूँ। इसकी झुलसा देने वाली नज़रों को अपने चेहरे का हफ्स करते देख वो जल्दी से कप उठाते हुए बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है। दरवाजे की तरफ बढ़ती वो रुकी। ऑल यू हैव टू डू जस्ट टेक अ सिप फ्रॉम दिस कप। इसकी बात सुनकर वो नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देख गई। कम ऑन, आई एम वेटिंग। इसके हाथ कांप से गए थे इसके कप को देखते हुए, जिसमें से कुछ देर पहले उसने सिप लिया था। लेकिन ये तो आपकी डोंट ईट बेबी गर्ल। इसे देखते वो हिचकिचाती हुई कप से एक कड़वा घूंट भरकर मुंह खराब कर गई थी। प्रोफेसर, ये बहुत कड़वी है। इसकी शिकायत पर वो मबहम सा मुस्कुराते हुए इसके हाथ से कप ले चुका था। हम जाते हैं। वो फौरन मौका पाकर बाहर निकलने लगी। रुके, वो सपाट लहजे में बोला। कहाँ फंस गई मैं। आंखें बंद करती वो सर दांव भरती पीछे पलटी थी। उसे जांचती नज़रों से देखते हुए वो कॉफ़ी का सिप ले गया। ये कॉफ़ी अब भी कड़वी है बेबी गर्ल। इसे गहरी नज़रों से देखता हुआ वो गोया हुआ। आइजल के दिल ने स्पीड पकड़ी तो अब उसे देखती वो गड़बड़ा कर बोली, इसका मतलब आपको इस कॉफ़ी से एक और सिप लेना होगा। इसकी तरफ अपना कप बढ़ाता हुआ वो संजीदगी से मुस्कुराहट जब्त करता बोला। आइजल ने कॉफ़ी का कप देखते हुए नाक सुकेड़ी थी, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। शर्मिंदा होकर उसका कप लेते हुए वो दूसरा घुट भरती मुंह का जाविया खराब करने से खुद को रोक गई थी। इतना कड़वा तो बचपन में नानू का खांसी वाला शरबत होता था। इसकी बड़बड़ाहट सुनता कप को पीछे टेबल पर रखता वो मुस्कुरा गया था। आज आइजल ने गौर से उसके डिम्पल को देखा था। हल्की बियर्ड में वो डिम्पल जो कभी कभार वाजे होकर मासूम हो जाया करता था, कितना दिलकश लगता था। एक आस उठी थी इसके दिल में इस डिम्पल को छूने की, मगर सद अफसोस वो डिम्पल तो जाहिर होकर मासूम हो गया था। आइजल की नज़रों को वो बखूबी समझ चुका था। हल्की मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ को अपने हाथ में लेता हुआ, इसकी बनफशी आंखों में देखते हुए इसकी रूह तक रसाई हासिल करता वो डिम्पल के मुकाम पर इसका हाथ रख गया था। अचानक इस कार्रवाई की ताब ना लाती इसकी धड़कन रुक सी गई थी। आई एम ऑल योर बेबी गर्ल। इसकी भारी गंभीर सरगोशी पर इसका रुका हुआ दिल तेज़ी से धड़का। शर्म व हया की सुर्खी उसके गालों पर फैलती चली गई। अपना हाथ नरमी से हटाते हुए यकलक खुश्क होता हलक तर करती हुए इसे देखती पीछे होती दरवाजे से लगी थी। शी सेड इट्स ओवर एंड आई सेड लुक एट मी, लिसन टू मी, माई मिशन इज़ सो हॉस्टल फॉर सक्सेस टू गेट मी, सो प्लीज़ स्टे विथ मी, cause you and me, we make a perfect we, with a strong combination of two hearts। गंभीर भारी आवाज़ में कहता हुआ वो इसकी आंखों में आंखें डाले संजीदगी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। आंखें बंद करती वो साकित सी हुई थी। इसकी भारी दिलकश आवाज़ इसके दिमाग को दिल पर हावी हो रही थी। लम्स अपने कान में इसकी भारी सरगोशी पर वो आंखें सख्ती से मिच गई थी। इसका लहजा, इसका एक एक लफ्ज़ इसके होश हवास पर तारी हो रहा था। ये क्या हो रहा है हमें? वो सरगोशी सी भी कम आवाज़ में बोली थी, मगर उसने बखूबी उसकी सरगोशी सुनी थी। मुझसे मोहब्बत करती हैं आप लम्स, मान ले आज आप। इसके सुर्ख रुखसार पर अपना ठंडा हाथ रखते हुए वो बेहद धीमे लहजे में गोया हुआ। आइजल की मुंतशिर धड़कनों के साथ सांसें भी उथल पुथल होती जा रही थी। नहीं, इसके थरथराते लबों ने हरकत की थी। झूठ। इसके चेहरे को थोड़ी से ऊपर उठाते हुए वो संजीदगी से बोला, सिर्फ थोड़े दिन और इसके बाद आप किसी सूरत भी इनकार नहीं कर पाएगी। अब जज्बात छुपाना मुमकिन नहीं। मैं देख सकता हूँ ये मुंतशिर होती धड़कनें, ये तेज़ होती सांसें। बेबी गर्ल, मोहब्बत कर बैठी हैं आप, और वल्लाह अब तो साफ मुकर रही है। इसके चेहरे पर झुकता वो झुलसा देने वाले लहजे में बोला। वो नज़र उठी थी। यकीनन वो सच कह रहा था। 15 साल दूर रही है आप। हर एक सेकंड का हिसाब देना होगा आपको। तैयार कर ले खुद को, क्योंकि अब आप जावियान हैदर के रहम करम पर होगी, और सब्र के मामले में मैं काफ़ी ख़राब शख्स हूँ। इसकी थरथराती पलकों को देखता हुआ वो संजीदगी से कहता हुआ दरवाजे से हाथ हटाता पीछे हटाता वो खौफजदा नज़रों से उसे देखती फ़ौरन बाहर भाग गई थी। वो मबहम से मुस्कुराते हुए सर को खम दे गया था। सीरत, ये किसकी कॉल आ रही है बार बार?
अलीशा ने भवें सुकेड़ी थी। सीरत गार्डन से किचन के बैकयार्ड तक आई थी। स्क्रीन पर चमकता नंबर देखकर उसने फ़ोन वापस रखा था। क्या हुआ है, कौन है? अलीशा ने जूस का ग्लास ट्रे से उठाते हुए इंतजार किया। हदीद की कॉल है। वो फ़ोन के मुसलसल बजने को इग्नोर करती उसके साथ बैठी थी। अलीशा ने उसे हैरानगी से घूरा था। तुमने उसका नंबर डिलीट कर दिया? क्योंकि कल तक तो तुमने उसका नंबर सेव किया हुआ था। और तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि मुझे उससे बात नहीं करनी, बहुत हो गया। मैंने बहुत झूठ बोले हैं उस शख्स की वजह से, भाई से, और अब मैं शर्मिंदा हूँ। और दूसरी बात, उस शख्स से मुझे बुरी फीलिंग आने लगी है, खौफ सा आता है। सीरत ने लब भींचे। मैं तो पहले ही कहती थी मुझे ये बंदा अजीब लगता है। अच्छा हुआ तुम समझ गई। अलीशा ने जूस का घूंट भरते हुए कहा। मैसेज आने की आवाज़ पर दोनों ने बेवक्त फ़ोन की तरफ देखा। सीरत ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाते हुए मैसेज पढ़ा था। 40% शेयर्स अभी भी परचेस नहीं हुए और आप शायद भूल रही हैं, मैं अब भी डील कैंसिल कर सकता हूं। और जितना कुछ आप इन्वेस्ट कर चुकी है, कंपनी को बहुत नुकसान होगा अगर मैंने शेयर्स खरीदने से इनकार कर दिया, मिस सीरत। और आपने मेरी तीसरी शर्त भी पूरी नहीं की, अफसोस। अब ये ब्लैकमेल करने पर आ गया है। जी भाई को बता दूं मैं? अलीशा ने तिनक कर कहा। आपकी तीसरी शर्त क्या है? सीरत ने संजीदगी से मैसेज टाइप करके भेजा था। अलीशा स्क्रीन पर नज़रें जमाए उसके रिप्लाई का इंतज़ार करने लगी थी। हमारी फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है, एज यू नो। मैं चाहता हूँ आप एक बार विजिट करें। दोनों ने एक साथ मैसेज पढ़ा था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सीरत वहाँ जाने की। ये शख्स कुछ भी कर सकता है, तुम कहीं नहीं जा रही। उसका हाथ पकड़ती अलीशा फिक्रमंदी से बोली। सीरत ने लब भींच कर सर हिलाया था। मैं नहीं आ रही। मैसेज भेजकर सीरत ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। कभी भी नहीं। मैं तो अब बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। फ़ोन को घुरती सीरत ने सर झटका था। रिहम, जाकर दरवाजे पे देख कौन है। जी अम्मा, सर पर दुपट्टा लेकर कहती हुई वो दरवाजे को खोल गई थी। अब्बा, आप? अम्मा, अब्बा आ गए। मुस्कुराते हुए इसने मुमताज़ साहब को देखते कहा। किचन से बाहर आती आयज़ा बेगम चौकी थी। तौसीफ़ की हालत देखकर, जिसकी पेशानी पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी और वो लंगड़ा कर चल रहा था, आयज़ल सहन में आवाज़ सुनकर कमरे से निकली थी। तौसीफ़ ने तीखी नज़रों से उसे देखा। आयज़ल साकित हुई थी। आसिफ साहब तौसीफ़ को सहारा देकर चारपाई पर बिठा रहे थे। तौसीफ़ ने एक बार फिर सरसरी नज़र से बरामदे में खड़ी आयज़ल को देखा था और ज़ावियान की बात याद आने पर सर झटका था, जो इसे देखने पर लब भींच कर बाहर निकली थी। खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाकर पानी लेकर आ। मेरे बच्चे की हालत तो देख क्या हो गई है तेरी वजह से। आयज़ा बेगम ने उसे जहरीली नज़रों से देखते हुए तिनक कर कहा। वो सर हिलाती जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी थी। अरूसा बेगम ने सर दाब भरी थी। तौसीफ़ मेरा बच्चा। अम्मा, खुदा के लिए बस कर दे। नहीं मरा, जिंदा सलामत हूँ। आयज़ा बेगम के इसके सर पर हाथ फेरने पर वो उकता कर इनका हाथ झटक गया। आयज़ा बेगम ने अफसरदगी से हाथ हटा लिया था। ये पानी। आयज़ल कुछ कदम के फासले पर रुकती पानी का ग्लास आयज़ा बेगम को थमाने लगी। जा खुद देकर आ। आयज़ा बेगम इसे तेज़ नज़रों से देखती हुई बोली। आयज़ल ने उन्हें सर्द नज़रों से देखा था। आपा रहने दे आयज़ल, तौसीफ़ के कोई काम नहीं करेगी। आसिफ साहब ने संजीदगी से उसे टोका, जो कांपते हाथों में ग्लास पकड़े खड़ी थी। उनकी बात पर सुकून का सांस ले गई। क्यों नहीं करेगी? हम बहुत जल्द खला का नोटिस भेज देंगे इस लड़के को। और आयज़ल मेरी बच्ची है, ऐसे कैसे किसी के पल्ले नहीं बांध देंगे। मेरी है। आयज़ल का हाथ पकड़ती वो हक जताते हुए बोली। आयज़ल ने तासिफ से उन्हें देखा। अरूसा बेगम ने संजीदगी से उठते हुए आसिफ साहब को देखा था। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही जोहिब साहब यहाँ आकर माफ़ी मांगते हैं, मैं अपनी बच्ची को रस्म और रिवाज के साथ रुखसत कर दूंगा, ज़ावियान के साथ। आयज़ल बेटी, मेरी चाय बना दो। आसिफ साहब दो टोक लहजे में बोले। मुमताज़ साहब ने उन्हें कदरे खुश्क नज़रों से देखा था। आयज़ल ने सर हिलाया। बेटी, तुम्हें फ़ोन दिया था ना मैंने, कहाँ है वो? पिछले कुछ दिनों से देखा नहीं। आसिफ साहब के सवाल पर आयज़ल ने तजबुस नज़रों से आयज़ा बेगम को देखा, क्योंकि फ़ोन तो इसी दिन आयज़ा बेगम ने छीन लिया था। भाई साहब, मैंने लिया था फ़ोन, करना था मैंने। आयज़ा बेगम ने सरद से कहा। आपने फिर वापस नहीं किया आयज़ल को? आसिफ साहब ने तशवीश से इस्तफसार किया। मैं भूल गई थी। ये लो बेटी। तीखी नज़रों से आयज़ल को देखती आयज़ा बेगम ने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। आयज़ल ने लब भींच कर फ़ोन लिया था। आसिफ साहब संजीदगी से मुंह के डिज़ाइन बनाती आयज़ा बेगम को देखकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। तुसी बस छेती नाल पेपर बनवाओ, मेरे बच्चे का ब्याह तो इसी की पसंद की लड़की से ही होगा। आयज़ा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। किचन की तरफ बढ़ती आयज़ल एक पल के लिए रुकी थी। क्यों नहीं करेगी?
हम बहुत जल्द खला का नोटिस भेज देंगे इस लड़के को, और आइजल मेरी बच्ची है, ऐसे किसी के पल्ले नहीं बांध देंगे, मेरी है। सरदा भरकर इसने आयजा बेगम की जानिब देखा था, जो तौसीफ को तसल्लियाँ दे रही थी, जो उकताहट का शिकार सर झटक रहा था, और मुमताज़ साहब कुछ बात कर रहे थे। ज़ोहेब साहब, क्या वो हमारे बाबा हैं? लेकिन हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हमें मामू से बात करनी होगी, वो हमें सब सच बता देंगे, धीमे लहजे में कहती हुई वो किचन की तरफ बढ़ गई थी। फ़ोन की रिंगटोन ने कमरे की सुकूत को तोड़ा था। अब तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी हदीद रज़ा। वॉशरूम से निकलती वो गीले बालों में टॉवेल रगड़ते हुए जल कर बोली, और साथ ही फ़ोन उठाया था, मगर स्क्रीन पर अलीशा का नाम देखकर उसे कॉल कनेक्ट करते हुए फ़ोन कान से लगाया। सीरत, मैं क्लब में हूँ, अदनान के साथ गई थी, लेकिन मेरे जूस में किसी ने कुछ मिला दिया, मुझे बहुत बुरी डिजीनेस फील हो रही है, मेरी हेल्प कर दो, मुझे पिक कर लो। अदनान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, कॉल भी पिक नहीं कर रहा। अलीशा की नशे से बोझल होती आवाज़ पर सीरत को धचका लगा था। क्या तुम्हारी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया था? तुम कहाँ हो? मुझे एड्रेस भेजो, मैं बस पहुँच रही हूँ। बालों से टॉवेल निकालते हुए वो जल्दी से बोली, मैं सारनिया क्लब में हूँ, तुम आ रही हो ना? अलीशा ने निढाल लहजे में पूछा। हाँ, मैं आ रही हूँ, बस कुछ देर के लिए अपना ख्याल रखना, पैनिक मत होना प्लीज़। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो जल्दी से फ़ोन को पॉकेट में डालकर कबर्ड से अपना ब्लैक कोट निकालकर कंधों पर डालती, फ़ोन को पर्स में रखकर तेज़ी से बाहर निकली थी। शुक्र से जाविया ने इसे रास्ते में नहीं मिला था। तेज़ कदमों के साथ वो लॉन से निकली थी। अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ को निकालकर वो फ़ौरन इस एड्रेस पर निकल गई थी। वॉशरूम से बाहर निकलती वो निढाल सी चाल चल रही थी। जब इसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, वह हाथ झटकती हुई पीछे मुड़ी थी, जहाँ एक लड़का उसे बदतैनी से देख रहा था। ज़रा ख्याल से, अभी तुम गिर जाती, जब चढ़ जाती है तो पीती ही क्यों हो बेबी डॉल? वो खपासत से कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था। बगैर उसे उलझने की गलती किए वो तेज़ी से वीआईपी जोन की तरफ दौड़ी थी। अपने पीछे हैवी बूट्स की मार्बल फर्श पर भागने की आहट इसके कानों में वाइब्रेट हो रही थी। भागते हुए इसने पीछे देखा था जब वो किसी से टकराई थी। वो इत्मीनान से उसे देखते हुए रुका था जो हाँप रही थी। सर, वो लड़का मेरा पीछा कर रहा है। पर सर, मुर्दार चेहरे से इस शख्स की खुश वज़े चेहरे को देखती वो अपने पीछे रुकते लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोली। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासिरात संजीदगी में और फिर दरशकी में बदले थे। उसने खरकती से ही उस लड़के को देखा था जो उसे देखकर रुक गया था। वो लड़का उसकी दरश नज़रों की ताब ना लाते हुए फ़ौरन उल्टे कदम वापस भाग गया। हदीद साहब, मीटिंग का वक्त हो गया है, इसके साथ खड़े शख्स ने उसे याद दिलाना चाहा। अलीशा ने लफ्ज़ हदीद सुनते ही बदक कर उसे देखा। मास शी इज़ अ ड्रिंक, इस हालत में टैक्सी में जाना ठीक नहीं है, घर छोड़ा उसे। वो पीछे खड़े शख्स की तरफ मुड़ता तासिफ से बोला, वॉट, मैं क्यों जाऊँ यार? वो अलीशा को देखते हुए भौचका खाते हुए बोला। हदीद ने उसे तीखी नज़रों से देखा था। अच्छा, मैं जाता हूँ, चलो बहन। वो गला खनकार कर उसे मुखातिब कर गया, जो दोनों को हैरत व इस्तजाब से दिख रही थी। नहीं, मैं चली जाऊँगी टैक्सी से। वह हदीद को देखती सहमे लहजे में बोली, टैक्सी में जाना मुनासिब नहीं, मास्क छोड़ देगा आपको। वो फ़ोन पर स्क्रॉल करते हुए संजीदगी से बोला। अलीशा शर्मिंदा होती उसके साथ बाहर निकली थी। बरामदे से अपने कमरे की तरफ बढ़ती आइजल के कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी। उसने तहकीकी नज़रों से किचन की तरफ देखा, जहाँ से दबी दबी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो किचन की तरफ चलती थी। घर के कागजात कुछ ही दिनों में चौधरी साहब तैयार करवा देंगे, बस किसी तरह ये तलाक करवानी होगी। इसे तौसीफ से निकाह के लिए तो मना ही मैं लूँगी। दीवार पर हाथ रखती वो रुकी थी। आयजा बेगम फ़ोन पर गौर से किसी की बात सुन रही थी। कैसी बातें करती हो निम्रा? वो लड़का अमीर घराने से है, ना जाने क्या देख लिया इसने, इस मनूस में पीछे पड़ गया है। और आसिफ साहब भी किसी सूरत राज़ी नहीं हो रहे। मुझे घर की लालच ना होती तो मैं इस मनूस को चलता करती। आइजल ने मजरब नज़रों से किचन में फ़ोन पर बात करती आयजा बेगम को देखा। आंसू इसकी हल्की नीली आंखों में जमा हुए थे। मोमानी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी, मेरे गुमान में भी नहीं था। आज तक मैं सोचती थी आपको शायद मुझसे हमदर्दी हो, लेकिन ये सब आपने मेरे घर की लालच में आकर किया। खुद से शिकवा करती हाथ की पुश से रुखसार पर आंसू से टूटते आंसू साफ करते हुए वो तेज़ी से वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। गम व खजन के आलम में वो बेड पर बैठी थी। चेहरा बेरौनक था। आइजल ने आंसू से तर आंखों से खिड़की से बाहर तारों से भरे आसमान पर चमकते चांद को देखा, जो अंधेरी रात में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। इन गुजरे हुए पत्तों से एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। आप जानती हैं वो सबक क्या है मिस आइजल? ये सबक के अगर
बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। वो सर झटकते हुए अफसरदगी से चांद को दोबारा देखने लगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था प्रोफेसर, मैं बोझ बन गई हूँ अपनों पर और वो मुझे गिरा देना चाहते हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह शजर अपने पत्तों से सारे मुनाफा बख्श अज्जा खींच कर अपने अंदर जमा कर लेता है और इन्हें बिल्कुल नाकारा और नुकसानदाह मवाद से भर देता है जो शजर के लिए नुकसानदाह साबित हो सकते हैं, और फिर इन बेजान पत्तों के गिरने का इंतज़ार करता है। दुरुस्त वक्त आने पर वो बेजान पत्ते गैर आमद होकर ज़मीन बोस हो जाते हैं। चांद को देखती वो बेबस लहजे में बोली थी, आपके प्रोफेसर जाते जाते आपके लिए ये देकर गए हैं, वो कह कर गए हैं आप जब चाहे मेरी एडवाइस ले सकती हैं। प्रोफेसर शाहन के अल्फाज इसके कानों में गूंजे। वो बेइख्तियार सी उठी थी और दरवाज़ा खोलते हुए इसका कार्ड निकाला था, लेकिन इस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं होगा। वो लब भींचती दराज वापस बंद करने लगी। वो कह कर गए हैं जब चाहे मेरी एडवाइस ले सकती है। मुतमईन लंबा सांस लेते हुए इसने कार्ड निकाला था और फ़ोन पर इसका नंबर डायल किया। गाड़ी पार्क करके तेज़ कदमों के साथ वो सीरत के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कोट को लेफ्ट आर्म पर लटकाए वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था जब इसके फ़ोन की रिंगटोन ने बजना शुरू किया। दरवाजे को खोलता इसका हाथ साकित हुआ। सरत से उसने फ़ोन पॉकेट से निकाला। अननोन नंबर देखकर इसने तहज्जुद से कॉल कनेक्ट करते हुए इसने फ़ोन कान से लगाया। दोनों जानिब खामोशी छा गई थी। आइजल का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, तेज़ धड़कते दिल के साथ वो कुछ सेकंड बाद बोली थी। जावियान जो फ़ोन की दूसरी तरफ खामोशी छा जाने पर पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था, अपनी लाडली की आवाज़ पर थोड़ा सा मुस्कुराया था। वालेकुम अस्सलाम। इसकी भारी सहर अंगेज़ मर्दाना आवाज़ और दिल आवेज़ लहजे पर आइजल के दिल ने एक बीट मिस की। आप मसरूफ़ तो नहीं? अगर आप मसरूफ़ है तो हम बाद में बात कर लेंगे। इसके धीमे बेजान लहजे से ही वो जान चुका था वो गहरी परेशानी में मुब्तला थी। क्या हुआ लम्स? इसके बेहद महत्तल लहजे पर इसकी बनफशी आंखों में नमी उभरी थी। वो इसे कितने अच्छे से जानता था। हमें आज फिर आपकी एडवाइस चाहिए। वो मबहम सा मुस्कुराया था क्योंकि वो अब तक इसे अपनी टीचर की तरह ही मुखातिब कर रही थी, या शायद इस वक्त अपने प्रोफेसर की ये एडवाइस चाहिए थी। ओके तो मिस आइजल, आपको क्या एडवाइस चाहिए? वो संजीदगी से कहता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वह हल्की मुस्कुराई थी। कितने दिन बाद उसने उसे आइजल कहकर पुकारा था, मगर दिल पर बोझ इतना था कि वो मुस्कुराहट एक पल में गायब हो चुकी थी। आंखों से आंसू टूट कर गिर पड़े। इसकी सिसकी सुनकर वो अपने कमरे में दाखिल होते हुए साकित रह गया। कहाँ है ये लड़की? इसका नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाते हुए वो आस पास भी देख रही थी, मगर अलीशा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। इतनी सर्दी के बाद भी लोगों की कसीर तादाद इस क्लब में मौजूद थी। शायद वॉशरूम वाली साइड पर हो, एक बार चेक कर लेती हूँ। फ़ोन पर्स में रखकर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। आसपास देखते हुए वो पर्स को टटोलते हुए रुकी थी। कहाँ रख दिया मैंने इन्हेलर? उफ, दम घुट रहा है मेरा। लंबा सांस हवा की सुपुर्द करते हुए वो जल्दी से वहाँ से निकली थी। शराब की महक ने उसका दिमाग सेलेब कर दिया था। कहाँ ये लड़की? एक तो फ़ोन नहीं उठा रही। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए वो वीआईपी जोन की जानिब बढ़ गई। अचानक फायर अलार्म सिस्टम बज उठा और साथ ही लोगों का शोर सुनाई दिया। ओ नो, क्या हो गया होगा? वो तेज़ी से पर्स को कंधे पर दुरुस्त करती वीआईपी जोन से निकली थी। इसकी नज़र बाहर निकलते लोगों में हदीद पर पड़ी थी, मगर वो इसकी मौजूदगी को झुठला गई थी। क्लब का सेंटर हॉल आग की लपेट में था और शराब के काउंटर पर पहुंचने के बाद आग मजीद भड़क उठी थी। अलीशा, कहाँ हो तुम? लोगों को बाहर भागता देखकर उसका दिल डूबता चला। वो अलीशा के बगैर तो बाहर नहीं जा सकती थी। इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाने वाली बात पर वो बेहद परेशानी का शिकार थी। मुझे उसे ढूंढना होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो तेज़ी से दूसरे जोन की तरफ निकल गई थी। आग फैलती जा रही थी। कुछ लोग बाहर निकल गए थे और कुछ बाहर निकलने की कोशिश में थे। एक वाहिद लड़की आसपास देखती इसे ढूंढती फिर रही थी। अल्लाह पाक प्लीज़ अलीशा को कुछ ना हो, इसे अपनी अमान में रखिएगा। मजब नज़रों से इसे ढूंढती हुई वो अल्लाह से दुआ गो थी। रूम्स की जानिब बढ़ती वो रुकी थी। लोग हड़बड़ी में बाहर निकले थे, इसीलिए दरवाजे को खुले छोड़ गए थे। वो हर कमरे को देख रही थी, इस बात से बेखबर कि नीचे आग इस कदर फैल चुकी है कि अब इसका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या सब सही सलामत बाहर आ गए हैं? क्लब का मैनेजर गार्डन में जमा हुए डरे सहमे लोगों को देखता हुआ बोला, कैसी लगी ये आग? इतनी लापरवाही, अगर किसी को कुछ हो जाता? वो दरअसल मिजाजी से मैनेजर का कोट गिरेबान पकड़ते हुए कराया। हदी साहब, सब सही सलामत है, किसी को कुछ नहीं हुआ। किसी ने बाहर
काउंटर के करीब स्मोकिंग की, शायद इस वजह से आग लग गई। मैनेजर ने तफसील बताते हुए खौफजदा नज़रों से उसे देखते हुए कहा, सर फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। मैनेजर ने अपना गिरेबान दुरुस्त करते हुए कहा। इसने तासिफ से सर झटका और वहां से पीछे पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। तेज कदमों के साथ वो पूरा क्लब छानने के बाद नीचे आई थी और थम गई थी। पूरा काउंटर आग की लपेट में था। इसका चेहरा हरारत के बाद सुर्ख पड़ा था। हदीद वो यहाँ है। इसका ख्याल आने पर बगैर दूसरी बार सोचे उसे कांपते हुए हाथों के साथ फ़ोन निकाला था। कॉल लॉक निकालते हुए उसे जल्दी से नंबर मिलाया। किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, वो हिचकी लेते हुए बोली, हमें बहुत हर्ट हो रहा है और हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए आपको कॉल कर दी, लेकिन अब हमसे बताया नहीं जा रहा। आंखें साफ करते हुए वो खफा लहजे में बोली, जो दिल में है कह दे, मैं आपकी हर बात सुनने को तैयार हूँ आइजल। इसकी गंभीर आवाज़ पर वो लब भींचती सर झुका गई थी। एक सुकून था इसकी आवाज़ में। इसे अपनायत सी महसूस हुई थी इसकी आवाज़ सुनकर। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कह सकूँ कि काश कोई लफ्ज़ मेरी अजियत के मियार पर पूरा उतरे। मैं बताना चाहती हूँ इसके बाद के दर्द और तकलीफ़ इस अजियत से बहुत छोटे लफ्ज़ हैं जो मैं महसूस करती हूँ प्रोफेसर। मैं टूट रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। बस इसकियों के बीच कर्बनाक लहजे में बोली। इसके एक एक लफ्ज़ में छुपा रंज जावियान के दिल को काटता चला गया। ये रिश्ते सब दिखावा है, कोई हमदर्दी नहीं। किसी के दिल में सब खुद गर्ज है। हमें लगा मामू हमें इस घर में हमदर्दी की बुनियाद पर ले आए हैं, मगर इन्हें हमारा घर चाहिए था और मोमानी इसीलिए हमारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहती थी ताकि वो घर इनका हो जाए। वो कह रही थी कि आपसे खुला लेकर वो मेरा निकाह अपने बेटे से करवा देगी। वो बहुत बुरा है, उसने हमें थप्पड़ भी मारा था। किसी छोटी लड़की की तरह वो इसे शिकवा कर रही थी और वो रोते हुए बता रही थी। इसके दिल में तूफान उठ रहा था। इसकी एक एक सिसकी इसके दिल पर गहरा असर छोड़ रही थी, मगर वो तहम्मुल से उसकी एक एक बात सुन रहा था ताकि इसका दिल हल्का हो जाए। हमें इस कर्ब से क्यों गुजरना पड़ रहा है? हमें लगा था सब ठीक हो चुका होगा, लेकिन आज मोमानी की बातें सुनकर ऐसा लगता है हम तो अब तक इसी रास्ते पर हैं जहाँ गम के सिवा कुछ नहीं था। अल्लाह पाक और कितने इम्तिहान लेंगे हमारे। अम्मी तो कहती थी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से और दुआ करने से ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आती। अगर आती भी है तो फ़ौरन दुआ इस परेशानी को रद्द कर देती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी के अज़ाब कब ख़त्म होगी? कुछ रास्तों की हकीकत अल्लाह हमें इसलिए दिखाता है ताकि हम नुकसान से पहले वापस मुड़ सके लम्स, और आज वही हुआ। आप इनकी असलियत जान चुकी हैं। मैं अब तक खुद को कोस रहा हूँ। इतना मुश्किल वक्त आपने तन्हाई में काटा है, अपनों को खोया है, और आपकी ग्रैंड मदर की डेथ के दौरानी में मैं भी आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं था। इस मुश्किल वक्त में भी आप अकेली थी, मेरी लम्स आइजल अकेली थी। मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब एक आँच नहीं आने दूंगा। मैं वादा करता हूँ जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है इन सब को इनके अंजाम तक पहुँचाने में ज़रा देर नहीं करूँगा। इसका नरम लहजा आइजल के दिल को सुकून बख्श गया। इसे आंसू साफ करते हुए सर हिलाया। थैंक यू, मैं बहुत लकी हूँ, आप मेरे साथ हैं। वो एक पल को साकित हुआ। इसके लहजे से इसकी मुस्कुराहट का अंदाज़ा जो लगा चुका था। अल्लाह हाफिज़। वो जल्दी से फ़ोन कान से हटाते हुए कॉल मुंतकिल करती मुस्कुराई थी। इसने तासिफ से फ़ोन को देखा था। कॉल मुंतकिल हो चुकी थी। थैंक यू, मैं बहुत लकी हूँ, आप मेरे साथ हैं। वो एक पल को साकित हुआ था। इसके लहजे से उसकी मुस्कुराहट का अंदाज़ा जो लगा चुका था। अल्लाह हाफिज़। वो जल्दी से फ़ोन कान से हटाते हुए कॉल मुनक़ता करती मुस्कुराई थी। इसने तासिफ से फ़ोन को देखा था। कॉल मुंतका हो चुकी थी। थैंक यू, मैं बहुत लकी हूँ, आप मेरे साथ हैं। इसकी आखिरी कहीं बात पर वो मबहम सा मुस्कुराया था। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए इसने अपनी लैंड क्रूज स्टार्ट की थी जब इसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। इसने स्क्रीन पर चमकता नाम सीरत देखा था और तशवीश से कॉल कनेक्ट की थी। मिस सीरत, मैं अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मुझे बाहर। वो आग से उठते धुएं की वजह से खांसते हुए दुश्वारी से बोली। इसके अल्फाज हदीद को साकित कर चुके थे। सीढ़ियों से उतरती सीरत के हाथ से फ़ोन नीचे गिरा था। वो खांसते हुए दीवार से टेक लगाई खिड़की के करीब रुकती लंबे सांस लेती हुई खिड़की खोलने लगी। धुएं से इसका दम घुट रहा था, मगर इसके खौफ से कांपते हाथों की वजह से खिड़की भी नहीं खुली थी। वो तड़पती हुई दूसरी खिड़की की तरफ भागी थी। पार्किंग लॉट से तेज़ी से निकलते हदीद ने सेकंड फ्लोर की खिड़की से उसकी परछाई देखी थी जो खिड़की पर हाथ मारते हुए तड़प रही थी। सर, आप कहाँ जा रहे हैं?
मैनेजर उसे तेजी से झुलसती बिल्डिंग की जानिब बढ़ता देखकर हैरत से बोला। लोगों ने हैरानगी से उसे देखा था, जो इख्तलाल हवासों के साथ झुलसती बिल्डिंग में घुसा था। दरवाज़ा खोलने पर तेज भड़कती आग ने उसे अपनी लपेट में लिया था। सीरत, कहाँ हो तुम? ठीक हो? वह हलक के बल धाड़ा था। आग की तपिश से उसका चेहरा सुर्खी माइल हो रहा था। सीढ़ियों के करीब रास्ता ढूंढती सीरत ने उसकी आवाज़ की सिम देखा था। आग का सेक इसे पिघला रहा था और वो यही सोचकर वो इसके लिए परेशान हो रहा था। वो जल्दी से नीचे उतरने लगी। जब छत से जलता हुआ लाइटिंग सिस्टम उसके सामने सीढ़ियों पर गिरा था, वो खौफ से चीखते हुए पीछे हुई थी। इसकी चीख सुनकर वो तेज़ी से वीआईपी जोन की जानिब बढ़ा था। वो इस वक्त पसीने में शराबोर था। हाथ की पुश से लबों को ढांपती वो खांसते हुए दीवार से लगी थी। लंबे सांस लेते हुए इसे आसपास देखा था। कदमों की आहट इसके कानों में पड़ रही थी, मगर वो अभी तक फर्स्ट फ्लोर पर था। इसकी आंखें बंद हुई थी। वो निढाल से नीचे गिरी थी। बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। सीढ़ियों के करीब पहुंचता वो साकित हुआ। वो सीढ़ियों के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। सीढ़ियों के सामने झुलसते लाइटिंग सिस्टम को इसने सरत से देखते हुए आसपास देखा था, मगर आसपास आग के सिवा कुछ नहीं था, जो धीरे धीरे बिल्डिंग को निगल रही थी। इसने आगे बढ़कर हाथों से सिस्टम को हटाया था। इसके रिनायत से भरपूर सफ़ेद हाथ इस वक्त जल गए थे, जिन पर सुर्ख छाले पड़ गए थे। हाथों पर जलन महसूस करते हुए इसने संजीदगी से उसे देखा था, जिसका चेहरा सुर्ख भभूका हो चुका था। तेजी से उसे बाजू में उठाए वो नीचे उतरा था, मगर आग काउंटर से अब वहां तक फैल चुकी थी जहां से वो आया था। सीरत, इसके चेहरे को एक हाथ से थपथपाते हुए वो संजीदगी से आसपास देख गया था। लब भींचकर बगैर दूसरी बार सोचे उसने अपना ब्लैक ओवरकोट उतारकर उसे अच्छी तरह छुपाया था। तुम्हें मरने तो नहीं दूंगा। मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा, वरना बेवकूफ़ लड़की। उसे संजीदगी से देखते हुए वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर खिड़की खोलता हुआ बाहर निकला था। मैनेजर दौड़ता हुआ इनके पास आया था। इसके हाथ जले हुए थे और चेहरा भी भयानक लग रहा था, मगर वो इसका चेहरा थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। मैनेजर उसके कहने पर पानी लेकर आया था। इसके चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी थी, मगर वो होश खर्च से बेगानगी पड़ी थी। इसे संजीदगी से उसकी नब्ज़ देखी थी जो चल रही थी, फिर इसकी सांसें देखी जो बुझ रही थी। मैनेजर ने इसे तशवीश भरी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि धुएं की वजह से उसका सांस बंद हो गया था। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मैनेजर फ़ोन निकालकर तेज़ी से एक जानिब बढ़ गया। वो संजीदगी से इसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए इसके चेहरे पर झुका था। वो बिल्कुल सांस नहीं ले रही थी। सर दाँव भरते हुए इसने आंखें बंद करते हुए इसके लबों पर लब रखे थे और अपनी सांसें इसमें उतारी थी। एक सेकंड के बाद वो इसके चेहरे से ऊपर उठा था, जिसने धीरे से सांस खारिज किया था। दोबारा इसके चेहरे पर झुकता अपनी सांसें इसके हवाले करने लगा। इसकी सांसें लेते हुए खांसने पर वो इसका सर अपने घुटने से नीचे रखते हुए सपाट नज़रों से उसे देखते उठा था। वह आंखें खोलती खांसते हुए आसपास देखती हैरान हुई थी। सबसे पहले इसकी नज़र इसके हाथों पर पड़ी थी और फिर इसका सुर्ख चेहरा देखती वो चौंक पड़ी थी। तुमने बचाया मुझे? वो उठते हुए ताजुब से बोली। नहीं, फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया है तुम्हें, लेकिन अच्छा होता अगर तुम मर जाती। मैं तुम्हारी वजह से अपनी जान किसी सूरत खतरे में नहीं डाल सकता था। इसे खरक नज़रों से देखते हुए वो वहाँ से वॉक आउट कर गया। तुम भी मर जाते तो कितना अच्छा होता। इसकी चौड़ी पुश को देखती वो कर्राई, मगर अपने कंधों पर इसका ब्लैक ओवरकोट देखकर वो साकित रह गई थी। एलईडी को ऑन करते हुए वो साकित हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज़ में सारीना क्लब में आग लगने की खबर चल रही थी, मगर इसे हैरत तब हुई जब इसने रिपोर्टर के बैकग्राउंड में सीरत की गाड़ी वहां देखी थी। डैम इट, ये लड़की वहां क्या कर रही है? खरत लहजे में कहता हुआ वो तेजी से बाहर निकल गया था। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? माज ने उसे गाड़ी का फ्रंट सीट का गेट खोलते हुए देखकर तशवीश से पूछा। शाह इंडस्ट्री के साथ मीटिंग सक्सेसफुल रही। इट्स गुड। कल ऑफिस में मिलते हैं। हमारे सारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स की कल मीटिंग में शिरकत करेंगे। मुझे सब परफेक्ट चाहिए। फ़ोन पर ऑफिस से मसूल होने वाली ईमेल देखकर वो इत्मीनान से कहते हुए अपनी लैंड क्रूज़ में बैठकर गाड़ी वहां से निकाल चुका था। माज ने सर्द नज़रों से उसकी आंखों से ओझल होती गाड़ी को देखा था। प्रिंसेस, आर यू ओके? गाड़ी पार्क करते हुए इसकी नज़र बिल्डिंग से निकलते धुएं पर पड़ी थी और फायर ब्रिगेड के अमले पर जो आग बुझाने में मसरूफ़ था। जावियान का दिल तेज़ी से धड़कता चला गया। सीरत का ख्याल आते ही तेज़ी से पार्किंग लॉट से मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ता उसे सही सलामत देखता सीने में भींचते हुए फिक्रमंदी से बोला। सीरत ने मुस्कुराते हुए इसका कोट पकड़े सर हिलाया था।
यस जावियान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुस्कुराते हुए जावियान का हाथ पकड़ते हुए बोली। जावियान ने मतानत से उसके सुर्ख रंग चेहरे को देखा था, जो अब भी आग की तरह गर्म था। क्यों आई थी यहाँ? पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछा था। मैं अलीशा को ढूंढने आई थी, किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। ओ नो, अलीशा कहाँ है? इसका जिक्र करते हुए जब इसके नाम मिलने का ख्याल आया तो वो उलझन से पेशानी पर हाथ रखती बोली। जाविया ने मद्जब नज़र से उसे देखा था और अलीशा का नंबर डायल किया था। हेलो भाई, आप इस वक्त कॉल कर रहे हैं, क्या सब खैरियत है? कुछ ही सेकंड बाद कॉल उठाती अलीशा ने मुत्तफिकर लहजे में पूछा। जाविया ने करत नज़रों से सीरत को देखा। एवरीथिंग्स फाइन, मुतमईन लहजे में कहकर कॉल मुंतका करते हुए वो सीरत का हाथ पकड़ते हुए वो पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ा। जब रास्ते में इन्हें मैनेजर मिला था। मैडम, अब आप कैसी हैं? जिस तरह हदीद साहब ने आपको बाहर निकाला, हम हैरान हैं। मुझे तो गहरा ताजुब हुआ। आप दोनों सही सलामत? खुदा का शुक्र, आपको होश आ गया। रज़ा साहब कहाँ हैं? मैनेजर ने हैरान खड़ी सीरत से दरियाफ्त किया। सीरत अपनी हैरत को झटकती, जो इसे हदीद की खुद को बचाने की खबर से हुई, जावियान को देखने लगी, जिसने दरशकी से सीरत को देखा था और बिगैर एक लफ्ज़ कहे पार्किंग लॉट की तरफ इसका हाथ पकड़ता बढ़ गया। भाई, मैं सच कह रही हूँ, मैं अलीशा की वजह से आई थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप जानते हैं मैं नाइट क्लब्स में नहीं आती। सीरत ने दिल गैर लहजे में अपनी सफाई पेश की, मगर जावियान को फ़र्क कहाँ पड़ा था। इसके मुताबिक सीरत ने झूठ बोला था और वो इसकी सेफ्टी को लेकर बेहद सख्त गिर मौक़िफ़ रखता था। भैया, बाबा की कसम, मैं यहाँ अलीशा को ढूंढने आई थी और यह हादसा हो गया, मगर मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सीरत ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा। गाड़ी की तरफ बढ़ता जावियान अपनी जगह जामिद होकर इससे उल्फत से देखते हुए इसकी पेशानी पर बोसा दे गया। मैं जानता हूँ प्रिंसेस, आप कभी झूठ नहीं बोलेगी। आई वॉज जस्ट वेरिड अबाउट योर सेफ्टी। अगर आपको कुछ हो जाता, मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर सकता था। माई एंजल, अगली बार आप ऐसी किसी जगह पर नहीं जाएगी। वो संजीदगी से उसके बाल सहलाते हुए गोया हुआ। सीरत साकित हुई थी, क्योंकि वो इसे जाने अनजाने में पिछले दिनों में कई बार झूठ बोल चुकी थी। थैंक यू जावियान भाई, वो शर्मिंदगी से नज़रें चुराते हुए मुख्तसर सा जवाब दे गई। जावियान मबहम सा मुस्कुराया था। भाई आप चले, मैं अपनी गाड़ी से आती हूँ, वो अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए बोली। जावियान ने सर को खम दिया था और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लंबा सांस लेती वो ड्राइविंग सीट पर बैठती। फ्रंट सीट पर रखा हुआ इसका ओवरकोट देखकर रुकी थी। ना जाने क्यों इसका दिल धड़क उठा था। इसके कोट को देखकर उसने अपने स्वेटर को सूंघा था, जिससे उसके मर्दाना कलून की तिलिस्मी हल्की महक फूट रही थी। उफ, आई हेट दिस परफ्यूम एंड इट्स ओनर। सर झटकती वो गाड़ी स्टार्ट करती अफसोस करके रह गई थी। सुबह की नमाज अदा करने के बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। आज यूनिवर्सिटी में न्यू ईयर फंक्शंस और गाला की तकरीब थी, जिसकी तैयारियां वो पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। अलमारी से रेड कलर का फ्रॉक निकालते हुए उसने मिरर में खुद पर रख कर देखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पहनूं या नहीं। आईने में अपना अक्स देखते हुए वो मशताबा निगाह खुद पर डालती बोली। आज तक उसे इतनी हिचकिचाहट कभी नहीं हुई थी, ना ही उसने खुद को सजाने संवारने की कोशिश की थी। लब भींच कर उसने बाकी सारे कपड़ों को जांचती नज़रों से देखा था। बस यही ठीक है, बाकी कलर्स बहुत लाइट है। लंबा सांस खारिज करते हुए वो ड्रेस लेकर चेंज करने चली गई थी। बाहर आकर उसने आईने में खुद को गौर व फिक्र से भरपूर नज़र से देखा। ब्राउन लंबे बाल जो इसकी कमर तक आबशार की तरह लहरा रहे थे। उसने एक सर्द आह भरते हुए बालों का रफ सा जोड़ा बनाकर कैचर लगाया था। यह आज इतनी कन्फ्यूज़न क्यों हो रही है? पहले भी तो मैं तैयार होती हूँ, फिर आज मैं इतनी घबराहट का शिकार क्यों हूँ? बेड से रेड कलर का दुपट्टा उठाकर सर पर डालती हुई वह शिकवा आमेज लहजे में बोली, जब उसे खालीपन से अपने कानों को देखा था, जिनमें वो कुछ नहीं डालती थी। आज पहली बार उसने ज्वेलरी बॉक्स खोला था और सिल्वर कलर के छोटे छोटे झुमके कानों में डाले थे। चादर से खुद को अच्छी तरह से ढाँप कर अलमारी से शॉल उठाते हुए वो बाहर निकली थी। आयजा बेगम उसे तैयार देखकर ठिठकी थी। मुमताज़ साहब और तौसीफ ने उसे देखा था, जबकि आसिफ साहब के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। ये बन ठन कर यूनिवर्सिटी जाएगी अब? आयजा बेगम ने थाल को एक तरफ रखते हुए तिनक कर कहा, जिसमें से वो दाल साफ कर रही थी। आयजल ने लब भींचे। मामू, आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? आसिफ साहब को देखती वो धीमे लहजे में बोली। आसिफ साहब ने संजीदगी से उसे देखा था।
इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था। आइज़ल ने उसकी आवाज़ सुनकर सर उठाया था। वो वाइट पैंट के नीचे वाइट और कैमल कलर के कम्बो के स्नीकर्स और स्नीकर्स से मिलते कैमल कलर स्वेटर और इस पर कैमल कलर ओवर कोट पहने हुए था। बालों को जेल से सेट किया हुआ था। ब्लैक ग्लासेस उतारने पर इसकी हल्की सुनहरी आंखों ने आइज़ल का शाइस्ता नज़रों से जायज़ा लिया था। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वो आसिफ साहब की तरफ बढ़ता तहज़ीब से बोला। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब ने भी तहज़ीब से मुसाफा करते हुए जवाब दिया। मुमताज़ साहब का माथा ठिनका था और आयज़ा बेगम को हैरत ने घेरा। चले। खामोश खड़ी आइज़ल ने चौंकी थी। वो इसे डायरेक्ट मुखातिब करते हुए संजीदगी से बोला था। आइज़ल ने सरत से आसिफ साहब को देखा था जो सर हिला गए थे। क्या आइज़ल आप इसके साथ ऐसे ही भेज देंगे आइज़ल को? आयज़ा बेगम ने सांप की तरह सांस छोड़ते हुए कहा। मोमानी साहिबा, मेरी बीवी की कितनी परवाह करती है आप, लेकिन बेफिक्र रहें, अपने शौहर के साथ जा रही है, किसी थर्ड क्लास के साथ नहीं जो आप परेशान हो। तौसीफ़ पर गहरी नज़र डालता वो तहमिल से बोला, जबकि तौसीफ़ ने दांत पर दांत जमाए थे। बेइज्जती पर आयज़ा बेगम ने सर झटका था। आइज़ल तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मुमताज़ साहब ने पेशानी पर बल डालकर उसे देखते हुए कहा। वो तासिफ से उन्हें देखता होठों के किनारे से मुस्कुराता आइज़ल के दिल पर असर कर गया था। आसिफ साहब ने जावियान की जानिब देखा था जो जब्त करता हुआ बोला, कुछ भी कहने से पहले चौधरी साहब की बात ज़ेरे गौर फरमाइए। मुमताज़ साहब को देखते हुए वो इत्मीनान से बोला, जाओ बेटी, अगर कोई परेशानी हो तो फ़ोन कर लेना। आसिफ साहब ने आइज़ल को मुखातिब करते हुए संजीदगी से कहा। आइज़ल इन्हें हैरत से देखती सर हिलाते हुए उसके पीछे चल दी थी। ये क्या तरीका है, किसी के साथ भी भेज दोगे? इसका निकाह हुआ है उसके साथ, कोई गैर नहीं है वो, और मेरी इजाज़त से लेकर गया है। आज नहीं तो कल आइज़ल को अपने घर ही जाना है। वो आज इसे अपने घर लेकर नहीं गया, यूनिवर्सिटी लेकर गया है। मुमताज़ साहब, बेहतर होगा आप इस मामले को लेकर परेशान ना हो। आइज़ल मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसके लिए सही गलत का फैसला करने का हक रखता हूँ। मत भूले, इसने कल आपको जेल से रिहाई दिलवाने में मेरी मदद की थी, वरना मैं जेल के चक्कर काट काट कर थक चुका था। आसिफ साहब ने चाय का कप रखते हुए सरत से उठते हुए बोले। आयज़ा बेगम ने मुँह का जाविया ख़राब किया था। पीछे नहीं, लम्स फ्रंट सीट पर बैठो। बैक सीट का गेट खोलती आइज़ल रुकी थी। वो संजीदगी से कहकर इसके लिए फ्रंट सीट का गेट खोल गया था। आइज़ल सताइशी नज़रों से उसे देखते हुए फ्रंट सीट पर बैठी थी। जावियान अकीदत भरी नज़रों से उसे देखते हुए गेट बंद करके ड्राइविंग सीट पर बरजुमान हुआ और गाड़ी स्टार्ट करके बाहर से निकाली। यू लुक ब्यूटीफुल इन रेड लम्स, वो ड्राइविंग करता हुआ मोहब्बत से बोला। आइज़ल ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी जानिब देखा था। उसकी गाड़ी में भी उसके परफ्यूम की धीमी महक फैली हुई थी जो हर सांस के साथ आइज़ल के रोम रोम में घुलकर उसे जिद्दत, रूहानी सुकून और तस्कीन पहुंचा रही थी। कार रास्ते पर गाजमान थी। ठंडी हवा के झोंके ने आइज़ल के कान के पीछे अड़साए बालों की लट को इसके चेहरे पर गिराया था। ड्राइविंग करते जाविया ने मखमूर नज़रों से उसके चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर आती इस लट को बड़ी उल्फत से उसके कान के पीछे अड़सा था। आइज़ल साकित हुई थी। इसका सर्द खदरा हाथ आइज़ल के नरम रेशमी रुखसार पर धीरे धीरे हरकत कर रहे थे। उसके हाथ के ठंडे लम्स से आइज़ल के वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो शहादत की उंगली के पूर से इसके रुखसार को स्ट्रोक कर रहा था। आइज़ल जो इसके दहकते लम्स पर खुद पर काबू किए बैठी थी, इसकी हर सेकंड के साथ बढ़ती बेबाकी पर मजनून सी खुमार आलूद आंखों से उसे देखने लगी, जो बेतकल्लुफ़ी से नज़रें रोड पर जमाए उसे अपने लम्स पर उकसा रहा था। आइज़ल का चेहरा दहक उठा था। इसे खुद से उठती हरारत का एहसास हुआ। इसका आँख का जो इसने कुछ ही सेकंड में बड़ी महारत से लगाई थी, अपने कान के नीचे इसके हाथ के ठंडे लम्स पर वो नजर गई थी। इसकी झुमके को स्ट्रोक करते हुए वो मबहम सा मुस्कुराया था। प्रोफेसर, हम कब तक पहुँचेंगे? माहौल की बढ़ती हिद्दत को कम करने के लिए वो धीमे लहजे में बोली। जावियान ने इत्मीनान से इसके गोद में रखे हुए दोनों हाथों को अपने कांपते हुए देखकर संजीदगी से अपना हाथ वापस गेयर शिफ्ट पर रखा था।
कुछ देर में वो मुख्तसर लहजे में गोया हुआ। सुकून का सांस लेती आइजल ने ग्लास विंडो से बाहर फैलती धुंध को देखा था। बाकी का सफ़र खामोशी से कट गया था। गाड़ी यूनिवर्सिटी से दूर रोकिए, अगर स्टूडेंट्स हमें साथ देखेंगे तो हमसे सवाल करेंगे। आइजल ने सर झुकाए उंगलियां चटका कर कहा, और जवाब में आप कह सकती हैं कि आप अपने महरम के साथ आई हैं। वो गहरी मतानत से कहता हुआ सील्ड बेल्ट हटाते हुए गोया हुआ। आइजल ने झुकी नज़रें उठाकर उसे निगाह उल्फत से देखा था, जो फ़ोन कान से लगाए गाड़ी से नीचे उतरा था और इसकी तरफ का गेट खोला था। ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग आप हैंडल नहीं कर सकते और ना ही आपने आते ही यहाँ, इसलिए मैं खुद गई हूँ। इतनी सी बात का मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जज्बात में किए गए फैसलों से कंपनी का नुकसान होता है। फ़ोन कान से लगाए ब्लैक सिल्क के 2 पीस सूट में कंधों पर घुटनों तक आता वाइट ओवरकोट डाले वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ते हुए तशवीश से बोली, जी गार्ड्स मेरे साथ है, डोंट वरी जी, मैं ब्रीफली सब एक्सप्लेन करती हूँ आफ्टर मीटिंग, लव यू भाई। फ़ोन कोट की पॉकेट में रखते हुए वो संजीदगी से वॉच पर टाइम देखते हुए सरदा भर गई थी, क्योंकि वह 15 मिनट लेट हो चुकी थी। गार्ड ने आगे बढ़कर कॉन्फ्रेंस रूम का ग्लास डोर धकेल कर खोला था। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे तमाम अफराद ने उसे देखा था। सॉरी फॉर बीइंग लेट फेलोज, कैन वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ? अपनी चेयर को खींचकर बैठती हुई वह एतमाद से बोली। कॉन्फ्रेंस टेबल के टॉप पर रखी चेयर पर बैठा वो मबहम सा मुस्कुराया था, जो उसे देखकर भी अनदेखा कर गई थी। हदीद ने दिलचस्पी से उसकी ड्रेसिंग का जायजा लिया था और बालों का रफ सा जोड़ा देखकर वह मुस्कुराते हुए सर झटक गया। सो व्हाट डू यू ऑल थिंक इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू योर प्रोडक्ट्स? लैपटॉप से नजरें उठाते हुए वो संजीदगी से सबको देखता हुआ गोया हुआ। Well, the more interesting the packaging of the product, the more people will be attracted to the product. एक क्लाइंट ने आम से लहजे में कहा। हदीद ने सीरत की जानिब देखा था, जिसके गुदाज होठों पर मुस्कुराहट फैली थी। So you mean शाह साहब that the quality of the product does not matters? सीरत ने तंजिया नज़रों से क्लाइंट को देखते हुए इफ्तिसार किया था, जो शर्मिंदा सा हुआ। हदीद लैपटॉप की जानिब देखते हुए मबहम सा मुस्कुराया था, जिसने एक सेकंड में इसकी बोलती बंद की थी। You may not all agree with me, but I think the purity of the product is very much in demand in the market. Why do you people buy the product? So that they can make it a decoration piece in their room? No, they take the product to use. So I believe if you sell a pure quality product even in simple packaging, it will be a profitable. इस 24 साल लड़की को सब ने हैरत और तहज्जुब भरी नज़रों से देखा था, जो कुछ ही मिनटों में सबको इम्प्रेस कर चुकी थी। हदीद ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए मुस्कुराकर उसे दाद दी थी, जिसे वो खफीफ मुस्कुराहट के साथ कबूल करते हुए क्लाइंट्स की तरफ मतवज्जा हुई थी। यूनिवर्सिटी को नफासत से सजाया गया था। मेन हॉल में रेड रिबन्स के साथ वाइट और रेड बलून्स की डेकोरेशन के साथ लाइटिंग भी की गई थी। कशीदा हॉल के टॉप पर स्टेज तैयार किया गया था। वो दोनों मुस्कुराते हुए साथ बैठी बातें कर रही थी जब आइजल की नज़र स्टेज पर पड़ी। ये लड़की प्रोफेसर शाहन के साथ क्या कर रही है? आइजल ने रब्बाब को प्रोफेसर शाहन के साथ देखते हुए ताज्जुब से कहा। हुर्रम ने सर उठाकर उसी सिम देखते हुए सर हिलाया। प्रोफेसर की असिस्टेंट ऑफ है कुछ दिन के लिए। रब्बाब में स्टीमिना है, इसीलिए प्रोफेसर शाहन ने उसे यूनिवर्सिटी बुला लिया। अब इनके असिस्टेंट की जॉब रब्बाब ही करेगी। हुर्रम की बात सुनकर आइजल ने उसे गौर से देखा था, जो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी और यूनिवर्सिटी की टीचिंग स्टाफ से गहरी गुफ्तगू में मलूस नजर आ रही थी। वैसे तुम्हें भी वहाँ स्टेज पर होना चाहिए, लेकिन तुम हो कि इतना घबराती हो? हुर्रम ने शिकवा आमेज लहजे में कहा। आइजल ने आंखें घुमाई। इसकी नज़रें एक नुक्ते पर ठहरी थी, जहाँ से प्रोफेसर जावियान चीफ गेस्ट के साथ बड़ी तीमानियत से महू गुफ्तगू था। वो कुछ देर के बाद स्टेज की तरफ बढ़ गया था। आइजल की नज़रों ने उसका ताकुब किया था। शाहन के साथ खड़ी रब्बाब ने उसकी आमद में गहरी दिलचस्पी ली थी और इसकी जानिब मतवज्जा हुई थी, जो शाहन से कुछ बात कर रहा था। ये रब्बाब बहुत ओवर इंसान है, वो फनकारते हुए बोली, जिसे हुर्रम ने सुनकर सर उठाया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हुर्रम ने अचंभे से स्टेज की तरफ देखते हुए पूछा। रब्बाब जावियान को देखती मुस्कुराते हुए सर हिला रही थी। हुर्रम ने हंसी दबाई। तुम भी तो इनके असिस्टेंट हो, जाओ ना उनके पास। हुर्रम ने गला साफ करते हुए सरत से कहा। आइजल लब भींचते हुए उठी और स्टेज की तरफ बढ़ गई थी। हुर्रम हंसते हुए सर झटक गई थी। इस बात में किसी शक व शाबा की गुंजाइश नहीं कि प्रोफेसर जावियान इस टाइम पूरी यूनिवर्सिटी के फेवरेट प्रोफेसर है।
रब्बाब ने उसे 27 नज़रों से देखते हुए कहा, जिस पर आइजल को जलन महसूस हुई। जावियान ने मद्जब नज़र से उस साथ खड़ी आइजल को देखा, जो आंखें घुमाते हुए दूसरी जानिब नज़रें फेर गई थी। प्रोफेसर जी, इस डेकोरेशन में मेरे कुछ लेक्चर्स मिस हो गए। अगर आप बुरा ना माने तो आप कवर अप में मेरी मदद कर देंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। लेक्चर के बाद आधा घंटा बस। रब्बाब ने कुछ देर बाद हल्की मुस्कुराहट के साथ इफ्तिसार किया। आइजल ने रब्बाब को तासिफ से देखा। मेरे ख्याल से मुझे कोई एतराज़ नहीं है बच्चे। जहाँ इसके आखिरी लफ्ज़ पर आइजल ने मुस्कुराहट जब्त की थी, वहाँ रब्बाब, जो इससे ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रही थी, खसियानी होकर फीकी मुस्कुराहट के साथ एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से गुजर गई। शाहन ने बेतासिर नज़रों से उसे देखा, जो अब तक बड़ा इत्मीनान से भरपूर चेहरा लिए खड़ा था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था। आइजल निचला होठ दबाते हुए मुस्कुराहट का गला घोट गई थी। शाहन सर झटकते हुए जावियान को देखता हुआ वहां से गुजर गया था। यकीनन समझ तो वो भी गया था कि इसके असिस्टेंट की बेइज्जती हुई है, मगर इसे परवाह कहाँ थी। मिस आइजल, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, कम विद मी। उसे देखते हुए वो संजीदगी से कहता हुआ स्टेज से फ्रंट रो चेयर की तरफ बढ़ा। वो भी उसके साथ नीचे उतरी थी, जहाँ एक लेडी खुश दिली से जावियान को देखकर उसके गले लग गई थी। जावियान, माय चाइल्ड, माय बॉय, कितने हैंडसम हो गए हो। इसके हसीन नकुश चेहरे को देखती हुई वो शफकत से बोली। जावियान मुस्कुराया। लम्स, ये मेरी टीचर है। एंड टीचर, मीट माय वाइफ मिस आइजल जावियान हैदर। आइजल ने अकीदतमंदी से उसे देखा था। जब जावियान ने अपना नाम इसके नाम के साथ जोड़ा था, वो लेडी मुस्कुराते हुए आइजल को देखने लगी। Gorgeous girl, Zavi, you have found how innocent this girl is, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइजल के चेहरे को शफकत से छूते हुए वो मुस्कुरा कर बोली। शर्म व हया से लजरती पलकों को गिराती वो मुस्कुरा गई। कुछ फासले पर अपने दोस्तों के ग्रुप में खड़ी रब्बाब ने हासिद नज़रों से जावियान के साथ खड़ी आइजल को मुस्कुराते हुए देखा था। एक्सलेंट जॉब मिस सीरत। खाली कॉन्फ्रेंस हॉल के मार्बल फर्श पर इसके चलने की आहट सुनाई दी थी। वो चलते हुए इसके करीब चेयर पर हाथ रखता मतानत से गोया हुआ था। इसकी भारी मर्दाना आवाज़ सुनती कॉन्फ्रेंस टेबल से फाइल उठाती सीरत ने गैर मतात नज़रों से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। फॉर्मल ब्लू टू पीस सूट में मलबूस वो शख्स इसे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे तमाम अफराद से मुनफरिद लगा था। शुक्रिया, मुख्तसर सा जवाब इसकी जानिब से उछालती वो फाइल को उठाकर अपना स्मार्टफोन टेबल से उठाने के लिए झुकी थी, जब इसने सरत से हाथ बढ़ाकर उसके फ़ोन पर हाथ रखकर अपनी जानिब किया था। सीरत ने गजबनाक नज़रों से उसे देखा था, जो इसके सिलग उठने पर मबहम सा मुस्कुराया था। मिस सीरत, आप इतनी सीरियस अच्छी नहीं लगती। वो पैंट की पॉकेट में एक हाथ डालते हुए इसकी जानिब उसका फ़ोन बढ़ाता हुआ तासिफ से बोला। सीरत ने लब भींच कर अपना फ़ोन खींचने के अंदाज में इससे लेकर कोट की पॉकेट में रखा। मिस्टर रज़ा, आप मेरी ज़ात पर तबसरा कर रहे हैं। भवें उकेड़ कर उसकी गहरी भूरी आंखों में देखा। ताल्लुक तो हुआ ना मिस सीरत, चाहे प्रोफेशनल। सीरत के गुस्से से सुर्ख होते गालों को देखता हुआ वो दूसरा हाथ इसके करीब वाली चेयर पर रख गया। सीरत ज़रा पीछे हुई थी। अपनी चाल को कामयाब बनाने पर एक फातियाना मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखरी थी। कल मुझे बचाने के बाद मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? सीरत के मजबूत लहजे पर वो मुस्कुरा गया। मैं पूछ रही हूँ, झूठ क्यों बोला तुमने? वो दरअश्की से बोली थी। आप जानना चाहती हैं मैंने ऐसा क्यों किया? वो शातिराना जहन का मालिक इसे गहरी नज़रों से देखता हुआ गोया हुआ। सीरत ने पेशानी पर बल डालकर उसे देखा। धुएं की वजह से आप फैनिट हो गई थी, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? वो एक आइब्रो उठाता हुआ मतानत से गोया हुआ। मुझे अस्थमा है। सो यस, मैं फैनिट हो गई थी। उसने तासिफ भरी नज़रों से उसे देखा था, जो सीने पर दोनों हाथ बांधे उसकी वजाहत का इंतज़ार कर रही थी। वेल, आपका इन्हेलर आसपास मुझे नज़र नहीं आया, इसीलिए मैंने वो बोलते हुए रुका था। सीरत उसकी आंखों में आंखें डाल वजाहत का इंतज़ार कर रही थी। आपने क्या मिस्टर रज़ा? वो मुतमईन से उसे देखते हुए बोली। वो बिजनेस टाइकून जो पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर सकता था, पहली बार उस लड़की के सामने अल्फाज का चुनाव करते हुए हिचकिचाहट का शिकार हुआ था, ना जाने क्यों। मिस्टर रज़ा, सीरत ने उसे मुखातिब किया। आई गिव योर रेस्क्यू ब्रीथिंग। सीरत का चेहरा सुर्ख पड़ा था, जो वो कुछ देर पहले हिचकिचाहट का शिकार था। इसके शेरनी मोड़ से सुर्ख पड़ने पर शिशदर होकर रह गया था। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? उसके कोट को पकड़ती वो सदमे से बोली। उसने संजीदगी से इसके मगमुम चेहरे को देखा था। इसकी आंखों में नमी उभरी थी। अजराब ही अजराब था इसकी आंखों में। मिस सीरत, आई एम सेंसरली सॉरी। अगर आप हर्ट हुई,
आपकी माजरत से कुछ ठीक नहीं होगा मिस्टर रसा। उसकी बात को बीच में ही काट कर इसके कोट को खींचते हुई वो चीखी। हदीद ने उसकी आंखों से टूटते आंसू को देखा था। आई विल नेवर फॉरगिव यू दिस द फॉलिश एक्ट फॉर योर्स हदीद रजा अस्करी। इसके कोट को मायूसी से छोड़ती कहते हुए फाइल उठाकर हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए बाहर निकली थी। वो तेज कदमों के साथ उसके पीछे गया था। सुनो, तुम्हें प्रोफेसर जावियान ने लेक्चर हॉल में बुलाया है। आइजल पीछे मुड़ी थी। उसकी क्लास की एक लड़की उसे देखते हुए बोली, क्या मुझे और लेक्चर हॉल में? क्यों? आइजल के सवाल पर वो लड़की झिझकी थी। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा है कि तुम्हें इत्तला कर दूं। वो बेफिक्री से कहते हुए चली गई थी। चली जाओ ना, शायद कोई ज़रूरी काम हो। हुरम ने जूस का ग्लास टेबल पर रखते हुए लापरवाही से कहा। कंफ्यूज खड़ी आइजल ने उसे देखकर सर हिलाती हुई मेन हॉल से लेक्चर हॉल की तरफ चल दी थी। लेकिन इस लड़की को भेजकर क्यों बुलाया? पहले तो प्रोफेसर ने ऐसा कभी नहीं किया। लेक्चर हॉल की बिल्डिंग में इंटर होते हुए वो गहराई से सोचने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते वो लेक्चर हॉल तक पहुंची थी, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। देखो तो प्रोफेसर जी का नाम सुनकर कैसे 2 मिनट में आ गई, बिगैर इज्जते निफ्स की परवाह किए। जानी पहचानी नुस्वानी आवाज़ पर वो पीछे मुड़ी थी। हॉल के किनारे से बाहर आती रब्बाब ने तंजिया लहजे में कहा था। आइजल की पेशानी पर बल पड़े थे। तुम्हें लगा प्रोफेसर जावियान ने बुलाया होगा तुम्हें यहाँ अकेले में? ओह, तुम्हारे तो सुनहरे ख्वाब चकनाचूर हो गए होंगे मुझे देखकर। नहीं, रब्बाब उसके सामने रुकती भवें सुकेड़ कर बोली थी। तुम्हें लगा प्रोफेसर जावियान ने बुलाया होगा तुम्हें यहाँ अकेले में? ओह, तुम्हारे तो सुनहरे ख्वाब चकनाचूर हो गए होंगे मुझे देखकर। नहीं, रब्बाब उसके सामने रुकती भवें सुकेड़ कर बोली। आइजल ने सीने पर हाथ बांधते हुए से दिखा था। ओह, तो तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी? रब्बाब ने उसके बाजू को सख्ती से पकड़ा था। आइजल ने उसके हाथ को अपने बाजू से उठाते हुए सख्ती से मरोड़ा। अपनी हद से तजावज़ मत करना, तमीज़ से। अपना हाथ इस कदर सख्ती पर झटका जाने पर रबाब सिलक पड़ी थी। सीनियर हो तुम्हारी, समझती क्या हो तुम खुद को? वो बिफर कर उसे पीछे धक्का देते हुए बोली। आइजल ने दीवार पर हाथ रखते हुए उसे नागवारी से देखा था। सीनियर हो इसीलिए तमीज़ से पेश आ रही हूँ। झूठ क्यों बोला तुमने? अब की बार आइजल का लहजा कदरे सख्त था। यह कहने के लिए कि प्रोफेसर जावियान की असिस्टेंट की जॉब वक्त रहते छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धमकी आमेज लहजे के साथ उसने उंगली उठाते हुए से वार्निंग दी थी। मेरे लिए अच्छा बुरा सोचने वाली तुम कौन होती हो? नहीं छोड़ती ये जॉब, जाओ क्या कर लोगी? उसके सामने खड़ी होती वो गरज कर बोली। ना जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी इसमें, आज के वो अपने लिए स्टैंड ले रही थी। तुम मुझसे बहस करोगी? गुस्से से बिपरी रब्बाब ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा था। वो मुस्कुराई थी। बहस कर तो रही हूँ। तुम प्रोफेसर शाहन की असिस्टेंट की जॉब से खुश नहीं हो तो चली जाओ ना, क्योंकि प्रोफेसर जावियान की असिस्टेंट की जॉब तो तुम्हें मिलने से रही। कहते हुए आइजल ने पीछे पलटी थी। गुस्से से लाल होती रब्बाब का खुद पर काबू रखना दुश्वार हो चुका था। वो गुस्से से सिलकती हुई उसके पीछे गई थी। इत्मीनान से सीढ़ियां उतरती आइजल ने अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर गर्दन मोड़कर पीछे देखा था। जब गुस्से से सुरकंगार बनी रब्बाब ने उसके कंधे से पकड़कर नीचे धक्का दिया था। अचानक इस कार्रवाई के लिए वह हरगिज तैयार नहीं थी। बैलेंस बिगड़ते ही वो सीढ़ियों से गिरी थी। रब्बाब ने खौफजदा नजरों से उसे देखा था, जो सीढ़ियों से नीचे फर्श पर पेशानी पर हाथ रखे कर आ रही थी। इसकी पेशानी से निकलते सुर्ख लहू को देखकर रब्बाब खौफ से आसपास देखते हुए जल्दी से नीचे उतरते हुए वहां से भागी थी। हुरम ने अचंभे से जावियान को शाहन के साथ देखा था। अगर प्रोफेसर जावियान यहाँ है तो आइजल को किसने बुलाया था लेक्चर हॉल में? इनका नाम लेकर कहीं आइजल? खौफ से इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। वो जल्दी से उठी थी और इनकी जानिब बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। शाहन पीछे मुड़ा था और जावियान ने सलाम का जवाब दिया था। क्या आपने आइजल को बुलाया था? मेरा मतलब एक लड़की आई थी आपका बोलकर उसे लेकर गई है। आपने बुलाया है और आइजल अभी तक वापस भी नहीं आई? हुरम ने झिझक कर पूछा था। शाहन ने संजीदगी से जावियान को देखा था, जिसके चेहरे पर उलझन और फिक्रमंदी के असरात वाजे हुए। किस तरफ गई है मिस आइजल? वो इत्मीनान से बोला। लेक्चर हॉल की तरफ। मुझे चेक कर लेना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं डायरेक्ट आपके पास आ गई। मैं देखती हूँ। माजरत करते हुए वो मेन हॉल की तरफ चली गई थी। जावियान ने संजीदगी से शाहन को देखा, जो फ़ोन पर मसरूफ़ था। वो भी लेक्चर हॉल की तरफ बढ़ गया। जब इसे चीखने की आवाज़ आई थी, इसके कदमों में तेज़ी आई थी। हुरम की चीख हॉल में भी सुनाई दी थी। काफ़ी स्टूडेंट्स तेज़ी से बाहर निकले थे। तेज़ कदम उठाता हुआ जावियान सीढ़ियों के करीब रुकता साकित रह गया था। वो लड़की जो आम नकुश चेहरे के साथ सुर्ख जोड़े में सुबह इसके दिल को लुभा रही थी, इस वक्त इसका चेहरा सुर्ख खून आलूदा था। यकलक जावियान का हलक खुश्क हुआ था। प्रोफेसर,
आइजल के कंधे को पकड़ती हुरम की रंधी हुई आवाज़ उसे होश आवाज़ में लाई थी। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा था। लम्स कुछ बोलने की सलाहियत से महरूम वो इस वक्त सिर्फ इसका नाम पुकार पाया था। इसके चेहरे को हाथों में थामते हुए वो सदमे से बेहद भारी आवाज़ में गोया हुआ था। घबराई हुई हुरम ने उसका चेहरा देखा था, जो आइजल को इस हालत में देखकर लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया था। भीगे एक पल की देर की इसने उसे बाजू में उठाया था और बाहर निकला था। इस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी हैरत व ताजुब से उसे देख रही थी, जो इस लड़की के लिए इस कदर परेशान हो चुका था। हुरम डॉक्टर फायजा को बुलाने गई थी। शाहान मेरी गाड़ी निकालो, डॉक्टर फायजा हैंडल नहीं कर सकती, ज़ख्म गहरा है, एमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। वह स्टूडेंट्स के क्राउड में शाहान को देखता अजराबी लहजे में बोला। शाहान उसे गाड़ी की चाबियां लेकर गाड़ी निकालने चला गया। इसके सर से मुसलसल बहते खून को देखकर उसने पैंट की पॉकेट से अपना रुमाल निकालकर उसके जख्म पर रखा था। स्टूडेंट्स हैरत व ताजुब से इसके चेहरे पर छाए अजियत से भरपूर तासीरात का जायज़ा ले रहे थे, मगर इसे परवाह कहाँ थी। कुछ नहीं होगा, वो सर दांव भरते हुए महजूनियत से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए बोला। वह इसे उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। स्टूडेंट समेत टीचिंग स्टाफ और गेस्ट की नज़रों ने इसका वहाँ तक ताकुब किया जहाँ तक किया जा सकता था, जिनमें सहमी हुई रब्बाब भी खड़ी थी। तुमने धक्का दिया उसे? इसी वक्त दोस्त महूश ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे ले जाकर पूछा, जिस पर इसका चेहरा जर्द पड़ा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गुस्से में हो गया, रब्बाब ने खौफजदा नज़रों से आसपास देखते हुए कहकर लब भींचे। लेकिन तुमने देखा ना प्रोफेसर जावियानी इस लड़की को कितनी केयर करते हैं। अगर इनको पता चला ये सब तुमने किया है, वो तुम्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं करेंगे, पनिशमेंट भी देंगे, मऊश ने घबरा कर कहा। रबाब का बाकी ग्रुप भी उनके करीब जमा हुआ था। रबाब का बुझा चेहरा देखकर, राइट, प्रोफेसर का चेहरा देखा था तुमने? वो यकीनन इसकी बहुत केयर करते हैं, पता नहीं क्या होगा, किरण ने घबराते हुए कहा। रबाब ने परेशानी से उसे देखा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो खुद नीचे गिरी, रबाब ने बेदिली से कहा, जिस पर किरण और महूश ने एक दूसरे को देखा था। वो तेज कदमों के साथ लिफ्ट बंद होने से पहले उसके पीछे लिफ्ट में दाखिल हुआ था। लंबे सांस लेती सीरत ने उसकी मौजूदगी को खारिज अज तवज्जा करते हुए रुख बदला था। गोली चलने की आवाज़ और सिसकियों की आवाज़ इसके कानों में बजती चली गई। सीरत ने दोनों हाथों से सर को सदमे से पकड़ा था और नीचे गिरती चली गई। वह हमदर्दी से उसकी जानिब बढ़ा। इसके हाथ को झटकती सीरत ने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मींची थी। हदीद ने संजीदगी से उसके कांपते हुए हाथ को देखा। लिफ्ट की वॉल से लगती वो घुटनों पर सर रखते हुए कांपती चली गई। दूर रहना, मेरे से पास मत आना, उसे दहशतज़दा नज़रों से देखते हुए वो कांपते हुए हाथों को चेहरा और आंखों पर रखते सिसकियां लेने लगी। सर दांव भरकर वो इसके करीब नीचे एक घुटना टिकाए बैठा था। मिस सीरत, मेरी बात सुने, आपको पैनिक अटैक आ रहा है, मेरी बात सुने, सांस लें, गहरा सांस लें। इसके कांपते हाथों को नरमी से उसके चेहरे से हटाते हुए वो नरम गोई से काम लेते हुए इसे मुखातिब करने लगा। वो दोनों हाथों को हटाते हुए इसके खौफजदा नज़रों से देख रही थी। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए मुझसे, वो खौफजदा नज़रों से उसे देखते हुए बोली। उसके पर्स से उसका इनहेलर निकालता हदीद साकित हुआ था। तुम झूठ बोल रहे थे, मुझसे कुछ चाहिए, वह नज़रों से ढेरों अंदेशा जाहिर करते हुए बोली। हदीद ने तासिफ से उसकी हालत देखी थी, जो यकीनन इसकी वजह से ही हुई थी। इसमें सांस ले मिस सीरत। नहीं, इसके हाथ को झटकती वो लंबे सांस लेते हुए तड़प कर बोली, मुझे माफ़ कर दे मिस सीरत, वो मतानत ज़दा लहजे में बोला। खौफ से कांपती सीरत ने अचंभे से उसे देखा। तुम माफ़ी मांग रहे हो? उसे हैरत से देखते हुए बोली, जैसे उसे माफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आप प्लीज़ इसमें सांस लें। इसकी तरफ इनहेलर बढ़ाते हुए वह हमदर्दी से बोला। सीरत ने लब भींच कर इनहेलर को देखा था। तुम कान पकड़ोगे? इसकी बात सुनकर हदीद ने मुताजिब नज़रों से उसे देखा था, जो इस वक्त होश में नहीं थी और बगैर एक पल देर किए सरत से कान पकड़े थे। अगर उसके एम्प्लॉय या इसके वर्कर्स ने उसे इस हालत में देख लेते तो यकीनन सदमे और हैरत से बेहोश हो जाते, क्योंकि वो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांग सकता था। सीरत ने डरते हुए उसके हाथ से इनहेलर लिया था। हदीद ने अफसोस से उसे देखा था, जो इसमें सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका हाथ काँप रहा था। इसके हाथ से नरमी से इनहेलर लेते हुए कैनिस्टर पर हाथ रखकर इनहेलर इसके लबों से लगाया था। आराम से, उसे घबराते हुए देखकर वो नरमी से बोला। सीरत ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए इनहेलर से एक गहरा सांस लिया था। तासीफ से उसे गहरे सांस भरता देखकर वो जिंदगी में पहली बार खुद से बेहद शर्मिंदा हुआ था। एक लड़की जो बाहर से इस कदर कठोर और सख्त थी, वो किस हालत से गुजर रही थी। शायद यही सोचकर वो नादामत से खुद को कोस रहा था। लिफ्ट रुकने का अंदाज़ा उसे अभी तक नहीं हुआ था, जो कुछ देर रुकने के बाद चल पड़ी थी।
क्या आपने आइजल को बुलाया था? मेरा मतलब है एक लड़की आई थी, ये बोलकर उसे लेकर गई थी, आपने बुलाया है? और आइजल अभी तक वापस भी नहीं आई। हॉस्पिटल की गैलरी में वो सपाट से अंदाज में टहल रहा था। इसका जहन गहरी कश्मकश में था। कुछ नहीं होगा, जख्म मामूली है, 2-3 स्टिचेस लगेंगे, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वेटिंग चेयर पर बैठे शाहान ने संजीदगी से कहा, जस्ट शट अप नाउ, अ सिंगल वर्ड राइट नाउ शाहान। इसे दृष्टि से देखता हुआ वो गजबनाक मगर दबे लहजे में कराया। शाहान ने घबरा कर उसे देखते हुए सर हिलाया था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर वो सरद से बाहर आते डॉक्टर की तरफ मतवजा हुआ। 3 स्टिचेस लगे हैं, काफ़ी खून बह चुका है, जिसकी वजह से वीकनेस हो गई। सुकून का इंजेक्शन दे दिया है, आराम करेगी तो जल्दी बेहतर हो जाएगी, डॉक्टर ने तसल्ली बख्श लहजे में कहते हुए से मुतमईन किया और चले गए। वो संजीदगी से शाहान को देखते हुए अंदर दाखिल हुआ था। ना जाने क्या चल रहा है, शाहान ने फ़ोन पॉकेट में डालते हुए संजीदगी से कहा और उठकर उसकी सेहत दरियाफ्त करने अंदर चला गया। इन दोनों को देखकर वो बेड से उठी थी। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? शाहान ने तासिफ से उसकी पेशानी पर बंधी सफ़ेद पट्टी देखकर इफ्तिसार किया। हम ठीक है प्रोफेसर। इन दोनों को देखकर वो शर्मिंदा सी हुई थी, जो फिक्रमंदी से उसे देख रहे थे। शाहान के फ़ोन की रिंगटोन बजी थी। मैं आता हूँ, डैन साहब का कॉल कर रहे हैं, शाहान ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा और बाहर निकल गया। आइजल ने फितरी नज़रों से उसे देखा, जो बेहद संजीदा लग रहा था। प्रोफेसर, जावियान ने संजीदगी से उसे सर उठाया था। आइजल ने उसकी सफाकियत से भरपूर आंखें देखी थी, जिनमें एक तूफान सा सब निस्त व नाबूद करने के बाद धीरे धीरे थम रहा था। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? इसकी भारी लहजा और मुख्तसर अल्फाज की पुख्तगी से वो जान गई थी कि वो इस वक्त तीश में है। आई एम फाइन, वो तुज़बुज़ लहजे में बोली, सर को खम देते हुए। वो संगीन नज़रों से उसे देखा, जो इसकी सुनहरी आंखों से आंखें मिलने पर दो दिली से नज़रें चुरा गई। वो संजीदगी से चलते हुए इसके मुकाबिल हुआ। आइजल ने अपने खुश होठों को जबरन आपस में पेवस किया था। इसके अगले अमल पर इसका हलक खुश हुआ था, जो इसे कंधों से पकड़ते हुए सख्ती से अपने चौड़े सीने में भींच चुका था। आइजल का दिल धक सा रह गया था। वो दफ्तन गहरा सांस लेते हुए इसके कोट को मुट्ठी में पकड़ते हुए आंखें मीच गई। सिर्फ रूहानी सुकून था इसकी हल्की महक ने उसके शल जहन को तिमानियत बख्शी थी। इसके कोट को उंगलियों में मजीद सख्ती से भींचती वो गहरी सांस लेते हुए इसकी हल्की खुशबू से अपने रोम रोम को महका रही थी। इस बेहिस दुनिया में वो सुकून कल्ब था। बेबी गर्ल, तुम मेरे लिए सुकून का वो वाहिद ज़रिया हो। तुम ही मेरे चैन दिल की तस्कीन की दवा हो। तुम्हारे बगैर मैं हर किस्म के जज्बात से आरी एक हैवान हूँ। इसकी हिद्दत से होती भारी आवाज़ ने आइजल की सांसों की रवानी को तेज़ किया था। वो फिलवस आंखें बाग करते हुए घबरा गई थी। इसकी बेहद भारी आवाज़ इस बात का सबूत थी कि वह जज्बातों की आखिरी हदूद में दाखिल हो चुका था। उसके रेशमी बालों में उंगलियां उलझाए वह इसका चेहरा ऊपर उठाकर इसके खुश्क गुदास होठों को सरूर आलोद आंखों से देख रहा था। मुझे डर था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। इसके चेहरे पर झुकता वो झुलसा देने वाले लहजे में फिक्रमंदी से बोला। आइजल ने लब वाक करते हुए कुछ कहना चाहा, मगर हिम्मत नहीं हुई थी जब इसकी जो मायनी नज़रों को अपने लबों पर ठहरा देखा था। मेरी ज़िंदा रहने की वजह सिर्फ तुम हो। तुम पर एक खराश भी मेरा खून खौला देती है। इसके चेहरे को दोनों हाथों में थामते हुए वो अपने चेहरे के मुकाबिल करते दरजकी से बोला। इसके अदा किए गए अल्फाज आइजल के दिल पर गहरा असर छोड़ गए थे। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। मैंने खुद को तुम्हें दुख देने का हक नहीं दिया, तो फिर किसी और की जुर्रत कैसी हुई तुम्हें तकलीफ़ दी? मैं हर इस इंसान को निस्त व नाबूद कर दूंगा जो तुम्हें बुरी नज़र से देखने की जुर्रत करेगा। इसके चेहरे को बेहद करीब करते हुए वो इसकी बनफशी आंखों में देखता बिरबरियत से बोला। वो खामोश तमाशाई बनी उसकी हल्की सुनहरी आंखों में अपने लिए उसके इश्क की हदूद तलाश रही थी, जिनका तायन वो अब तक नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसके इश्क की कोई हद नहीं थी। तुम मेरा पागलपन हो। मैंने 15 साल किसी दीवानी की तरह तुम्हें ढूंढा है और अब तुम मुझसे मिल चुकी हो और लोग तुम्हें मुझसे जुदा करना चाहते हैं। बस मेरा हक है तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे वजूद पर। तुम पूरी मेरी हो। इसके लज़रते लबों को देखता वो दीवानगी से खोया हुआ। बाहर का टेम्परेचर इस वक्त बेहद कम था, मगर इन दोनों की पेशानियां अरक आलूदा थी, जो शायद एक दूसरे की कुर्बत का असर था। आज वो इसके इश्क की शिद्दत से आशना हो चुकी थी।
जो दीवानगी से भी बहुत आगे निकल चुका था। इसके इश्क में आइजल ने भारी होती लजरती पलकों से अपनी बनफशी खुमार में डूबी आंखों को ढांपा था। इसे अपने लबों पर झुकता देखकर दरवाजे के करीब आहट सुनकर आइजल ने घबरा कर आंखें बांकी। कोई है? बेहद धीमी सरगोशी। कुछ और कहने का इरादा उसे तब तर्क किया जब इसने अपने खुश लबों पर हल्का महकदार नरम लम्स महसूस किया। आई डोंट केयर। बेहद भारी आवाज़ में की गई बेलिहाज सरगोशी। अपनी रेशमी बालों में फंसती हुई जावियान की सर्द उंगलियों के लम्स ने उसे आजिज़ किया था। ये गलत है। अपने होठों पर बढ़ते हल्के दबाव पर वह आवारगी से बोली, लेकिन इस गलत में बेहद सुकून है लम्स। भारी सरगोशी करते हुए वो बेहद मतानत से गोया हुआ। इसके लबों की नज़ाकत ने और दहकते लहजे ने आइजल की धड़कन तेज़ कर दी थी। इसके दूसरे सर्द हाथ को अपने सिलकते गाल पर रेंगता महसूस करके वो कांप गई थी। तुम मेरा नशा हो। इसकी किसी और ज़बान में की गई खुमार से भरपूर सरगोशी वो समझ नहीं पाई थी, मगर इसका लहजा इसकी रूह तक को सरशार कर गया था। कुछ कहने की गर्ज से उसने लब वाक़िए थे। उसके थरथराते लबों पर मज़ीद झुका सावियान। इसके सीने पर हाथ रखकर उसकी बढ़ती जसारतों को रोकने की गर्ज से वो धीमी आवाज़ में बोली, मगर इसकी सरगोशी ने इस आग को मज़ीद भड़काया था। वह एक पल को साकित हुआ था। इसके लबों से खुमारी में फिसले अपने नाम को सुनकर इसे गंभीर नज़रों से उसे देखा था, जो आंखें नीचे काँप रही थी। गैलरी में कदमों की आहट सुनकर उसने सरदा भरी थी। यूं शहान। दबे लहजे में गर्राते हुए वो शहान को उल्टे सीधे अलकाबात से नवाजते हुए आइजल से दूर हटा था। इसके यूं अचानक दूर होने पर आइजल ने पुश व पेश नज़रों से उसे देखा था, जो जब्त किए पीछे हटा था। इसे बेकरारी से देखते हुए, क्या चले डेन साहब परेशान हो रहे हैं? शहान ने अंदर आते हुए इस्तहाज़िया नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछा। जी हम चल सकते हैं। वो उठते हुए इसकी फिक्रमंद नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए आम से लहजे में बिगैर उसे देखकर उसे इत्मीनान करते हुए बोली। शान सर हिलाते हुए आगे चल दिया था। आइजल लब भींचे धीमे कदमों के साथ इसके पीछे चल रही थी और वो गहरी संजीदगी से बेहद धीरे कदम उठाते हुए इसके पीछे करीब रह कर चल रहा था, ताकि इसके करीब रह कर अगर वो गिरने भी लगे तो इसे सहारा दे सके। मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। आयज़ा बेगम ने चौंक कर तौसीफ को देखा था। ये देख रही हो अम्मा, ये उस लड़की के इस मुंह बोली शौहर ने किया है। सिर्फ इतना कहा था कि शादी करूंगा और वो पागल हो गया था। अपने सर पर बंदी पट्टी की तरफ इशारा करते हुए तौसीफ सिलक कर बोला, और इस घर के लिए आए दिन मैं इसे मार नहीं खा सकता, इसलिए मैं और कोई और लड़की ढूंढ लूँगा, लेकिन इस मुसीबत से नहीं। तू डर गया इससे? आयज़ा बेगम ने दाँत पीसे। खुदा कसम, अगर आपने मुझे उस लड़की से शादी करने को कहा ना, मैं खुद अपना सर दीवार में मार दूंगा, इससे पहले वो आकर मेरी कब्र खुद दे। तौसीफ ने तिनक कर कहा। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक कह रहा है। लालच में आकर तुम अपने बेटे को मत खो बैठना। पहली बार और आखिरी बार तुमने तौसीफ और आइजल के निकाह की बात छेड़ी है। आज के बाद मत करना। हम तो चाहते हैं वो आज ही इस लड़की को लेकर चला जाए। हमारी बला से जितना अच्छा वो दिखता है, अंदर से उतना ही तबाकुन है। अगर जेल में DIG साहब ने रोके ना होते तो वो तुम्हारे इस बेटे को मार डालता। मुमताज़ साहब ने कौफत से कहा। हाय अल्लाह, लेकिन घर का क्या होगा? हमारा हक बनता है घर पर। आयज़ा बेगम ने पेशानी पर बल डालकर तौसीफ से कहा। तौसीफ ने लंबा सांस लिया। घर के पेपर कल तक तैयार हो जाएंगे। आसिफ साहब उसे रुखसत करने की तैयारी कर रहे हैं। हम घर अपने नाम करवा लेंगे आराम से तब तक। मुमताज़ साहब ने दाढ़ी खुजा कर कहा। मनूस की किस्मत तो देखो, मैं भी रिहम की ऊंचे घर में ही शादी करूंगी एक दिन। आयज़ा बेगम ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए सोचा। मुमताज़ साहब ने अफसोस से सर झटका। क्या हुआ सीरत? पर्स बेड पर फेंकते हुए वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। सोफे पर बैठी अलीशा हैरत से देखते हुए इसके पीछे उठ कर गई थी, जहाँ वो सिंक पर खड़ी चेहरे को बेदर्दी से वॉश कर रही थी। सीरत, क्या हुआ है मेरी जान? इसके कंधे पर हाथ रखते हुए अलीशा ने फिक्रमंदी से पूछा। सीरत ने उसका हाथ बेहिसी से झटका। कुछ नहीं हुआ, खुश लहजे में कहते हुए वो अपने फेस को टॉवल से साफ करते हुए बाहर निकली थी। अलीशा भी उसके पीछे बाहर आई थी। तुम तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गई थी, क्या हदीद ने कुछ कहा है? देखो मेरी तरफ और बताओ। अलीशा ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा। मुझे लिफ्ट में पैनिक अटैक हुआ था।
तुम ठीक हो ना? अब यहाँ बैठो, पानी लेकर आती हूँ मैं। उसके कंधे को पकड़कर उसे सोफे पे बिठाती अलीशा ने सटपटा कर कहा। सीरत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका था। मैं ठीक हूँ, बस बुरा लग रहा है। उसने मेरी मदद की और मुझे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं थी। मैं कभी नहीं चाहती थी उस जैसा शख्स मुझ पर तरस खाए। मुझे कौफत होती है जब कोई मुझे कमज़ोर समझकर मुझे अफसोस की नज़र से देखता है। हदीत रज़ा अस्करी जैसे शख्स की हमदर्दियाँ समेटने से बेहतर था मैं मर जाती वहीं पर। सीरत ने अंधुगी लहजे में कहते हुए सर झटका था। इतनी नफरत क्यों करती हो इससे? तुम्हें पता है कल रात अगर वो ना होता तो मैं यहाँ अकड़ कर तुम्हारे सामने ना बैठी होती। अलीशा की बात सुनकर सीरत ने उसे तासिफ से देखा। अलीशा उसे कल रात का सारा वाकया सुनाने लगी। सीरत ने लब भींच कर उसे देखा था। अपने फ़ोन की रिंगटोन बजने पर वो सरस से उठकर बेड से पर्स उठाते हुए इसमें फ़ोन निकाल कर स्क्रीन पर चमकता नया नंबर देख कर चौंक गई थी। क्या हुआ है? कौन है? अलीशा ने उसके सपाट चेहरे को देखते हुए पूछा। पता नहीं, कहकर उसने कॉल कनेक्ट करते हुए फ़ोन कान से लगाया था और फ़ोन स्पीकर पे डालना नहीं भूली थी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी थी। हेलो। सीरत परेशानी पर बल डाले दोबारा गोया हुई। मिस सीरत, फ़ोन स्पीकर से हटाए। दूसरी जानिब से मर्दाना भारी आवाज़ सुनाई दी थी। जहाँ उसकी बात पर सीरत चौकी, वहाँ अलीशा ने ताजुब से आधा मुँह खोला था। भला उसे कैसे पता था कि सीरत ने फ़ोन स्पीकर पर डाला था? आपको जो भी कहना है आप ऐसे ही कह दें मिस्टर हदीत रज़ा। सीरत के मुतफ़िकर लहजे पर अपने ऑफिस में ब्लैक रिवॉल्विंग चेयर पर बरजुमान वो संजीदगी से लंबा सांस हवा के सुपुर्द कर गया था। यकीनन जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ आपने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया होगा, ना ही बताना आप मुनासिब समझेगी। इसके बावजूद अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी फ्रेंड के सामने तस्करा करूं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो लैपटॉप बंद करते हुए इस्तकामिया लहजे में बोला। सीरत ने खलिश नज़रों से अलीशा को देखा, जो कभी फ़ोन को घूरती तो कभी सीरत को। इसके यूँ देखने पर वो ओके सॉरी का इशारा करती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। बोलिए मिस्टर हदीत रज़ा। फ़ोन स्पीकर से हटाकर उसने कान से लगाया था। इसकी नरम मगर तेज़ आवाज़ उसे अपनी ऐसी सुनाई दी जैसे वो इसे मुकाबिल में ही मौजूद थी। क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? सीरत ने उसकी बात सुनकर भंवी सुकेड़ी थी। आपने जो कुछ किया इसके बाद मैं आपको देखना भी गवारा नहीं करूंगी। वह भड़क उठी थी। उस रात का वाकया याद करते हुए हदीद के लबों पर शरीर मुतबस्सम बिखरा था। वो चेयर से उठकर फ़ोन कान से लगाए ग्लास विंडो से सफ़ेद रेशमी पर्दे हटाते हुए गहरी जाज़बियत भरी नज़रों से बाहर आसमान पर उमड़ती घंघोर घटाएं देखता रह गया। मैं आपकी माफ़ी की तलब करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एनीथिंग मिस सीरत। वो कुछ देर बाद गहरी संजीदगी से बोला। सीरत ने लब भींचे थे। मिस सीरत, आप इतनी सीरियस अच्छी नहीं लगती। इसकी कुछ देर पहले की गई बात याद आने पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट सीरत के लबों पर फैल गई थी। ये बदला लेने का सबसे मुनासिब वक्त था। ठीक है, आप पहले तो क्लीन शेव कर लें। मुझे आपकी बियर्ड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आप अपना लुक भी बदल लें। मुझे आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मुतासिर नहीं करती और आप अपना परफ्यूम भी चेंज करें। मुझे इसकी महक से सफिकेशन होती है। कड़वाहट से कहते हुए उसने जलकर फ़ोन बंद किया था। हदीत उसके तेज़ी से अदा किए गए एक एक लफ्ज़ पर गौर करने के बाद हैरत व इस्तजाब से पेशानी को 2 उंगलियों से सहला कर रह गया। क्या हुआ? इसका बिजनेस पार्टनर सैफ़ी अंदर दाखिल होते हुए इसे यूँ मतानत से पेशानी सहलाता हुआ देख के इफ्तिसार करने लगा। एक बात बताओ, आजकल क्लीन शेव का ट्रेंड चल रहा है क्या? वो संजीदगी से कहता हुआ अपना लैपटॉप खोलते हुए बोला। सैफ़ी ने चौंक कर उसे देखा था। इसके अचानक ऐसे सवाल पर सैफ़ी चौंक ही पड़ा था। नहीं तो क्लीन शेव से सख्त उलझन होती है। मुझे तो बहुत अधूरी फीलिंग आती है। अपनी हल्की बियर्ड पर हाथ फेरते हुए सैफ़ी ने सुकून से कहा, जैसे वो अपनी बियर्ड लुक से मुतमईन और खुश था। हदीद ने उसकी इस हरकत पर तंज़े अंदाज में सर झटका था। तुम क्यों पूछ रहे हो? 1 मिनट, तुम कहीं क्लीन शेव तो नहीं करने लगे? सैफ़ी ने अचंभे से उसे देखा था। लैपटॉप पर महारत से चलती उसकी राना उंगलियां साकित हुई थी। उसने तासिफ से एक आईब्रो उठाकर सैफ़ी को देखा था। देखो, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी तारीफ़ करने का, ना ही मैंने आज तक की है, लेकिन तुम ऐसे बियर्ड में बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। सैफ़ी की बात पर वो मबहम सा मुस्कुराते हुए दोबारा लैपटॉप पर झुकता हुआ संजीदगी से टाइप करने लगा। किसी को मेरा बियर्ड लुक पसंद नहीं सैफ। वो लैपटॉप बंद करते हुए सर उठाकर बोला। इस वक्त सोशल मीडिया पर तुम ट्रेंडिंग फैशन इन्फ्लुएंसर हो। लोग तुम्हारे स्टाइल से मुतासिर होते हैं, इसलिए जो करना है सोच समझ कर करना। इतनी अच्छी बियर्ड तो है
किसको तकलीफ हो रही है इससे? सैफी ने तासिफ से सर झटका था। इसके लबों पर जो मायनी मुस्कुराहट ने रक्स किया था। तकलीफ तो वाकई थी किसी को। वो बज़िद्दी कि उसे घर नहीं जाना था। बेहद बहस के बाद वो आखिरकार अपनी ज़िद पर यूनिवर्सिटी ही आई थी। जावियान काफ़ी नाराज़ लग रहा था क्योंकि वो चाहता था वो घर पर आराम करे, लेकिन ना जाने क्या था कि वो यूनिवर्सिटी आने पर ही जोर दे रही थी। शाहान यूनिवर्सिटी के किसी काम से निकल गया था। वो नज़रें झुकाए उसके साथ धीमे कदमों के साथ टहल रही थी। लफ्ज़ में चाहता हूँ आप स्ट्रॉन्ग बने। इसके यूं अचानक बोल पड़ने पर आइजल ने उसे देखा था, जिसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। अपने राइट के लिए लड़ना सीखे। किसी को भी खुद को तकलीफ पहुंचाने का मौका देना नादानी है। इस लड़की को मैं किसी सूरत माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इस वक्त अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखेंगी तो मेरे साथ का भी कोई जवाब नहीं बनता। आप कमज़ोर नहीं हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप हिचकिचाती हैं। कदम बढ़ाने से पहले ही आप वापस पलट जाना चाहती हैं। जब कोई तकलीफ़ पहुँचाता है तो आप उसे पलट कर जवाब नहीं देती, बल्कि कही गई बातों को दिल से लगाकर खुद को तकलीफ़ देती है। जब तक आप अब पानी में नहीं उतरेंगी, आपको पानी की गहराई का अंदाज़ा कैसे होगा? वो संजीदगी से चलते हुए गैर मरई नुक्ते को देखता हुआ बोला। आइजल ने गहरी नज़रों से उसके सपाट चेहरे को देखा था। आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर, लेकिन अब तक मैं जिन हालात से गुजरी हूँ उन्होंने मुझे बर्दाश्त करना ही सिखाया है। अब आप तो मेरे साथ हैं, लेकिन पहले नहीं थे। मैं अकेली थी। मुझे बचपन में लोगों की बातों को सुनना पड़ा, इन बातों को जिन्हें एक 5 साल लड़की समझने से भी कासिर थी, और पलट कर जवाब देना भी नहीं जानती थी, क्योंकि इस वक्त मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। वो नज़रें झुकाए धीमे लहजे में बोली। इसके साथ चलते जाविया ने सर दाब भरी थी, लेकिन अब नहीं। जाविया ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा था, जिनमें सूरज की किरणें सुनहरी चमक बिखेर रही थी। लेकिन अब मैं अकेली नहीं। वह नज़रें झुकाते कहती हुई कुछ फासले पर खड़ी हुरम की तरफ बढ़ गई। जाविया ने शाइस्ता नज़रों से उसे हुरम को मुस्कुराते हुए गले लगाते हुए देखा। पास्ट नाजिश साहिबा, एक कप चाय बना दीजिए, बड़ा सर दर्द है। जोहेब तो बड़ी तारीफ़ करता है कि आपके हाथ की चाय से सारी थकन दूर हो जाती है। अशफाक साहब सोफे पर बरजुमान होते हुए शौकी से बोले। जोहेब साहब ने मुस्कुराते हुए सर झटका था। नाजिश बेगम सर हिलाते हुए किचन में चाय बनाने चली गई। आतिफ साहब फ़ोन कोट की पॉकेट में रखते हुए जोहेब साहब के बराबर सोफे पर ही बरजुमान हुए थे। किसका फ़ोन था? अशफाक साहब ने दिलचस्पी से पूछा। अरे अस्करी साहब का फ़ोन था। आज ऑफिस में मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए मिजाज दरियाफ्त कर रहे थे। आतिफ साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। नाजिश बेगम ने चाय की ट्रे मेज़ पर रखी। बहन, तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? हम ऑफिस ही से चाय तो पी कर आए थे। आतिफ साहब ने खुश मिजाजी से कहा। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है भाई साहब? नाजिश बेगम की ने चाय का कप उठाकर जोहेब साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आतिफ साहब ने संजीदगी से कप उठाया था। बच्चे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? आतिफ साहब ने आसपास अधूरापन महसूस किया था। गार्डन में ही खेल रहे होंगे। लम्स को फूलों का गुलदस्ता बनाना था, जावियान के साथ ही होगी। नाजिश बेगम ने पुरमसरत लहजे में कहा, जिस पर आतिफ साहब सर हिलाते हुए मुस्कुराए थे, क्योंकि जब भी वो जावियान का जिक्र करती थी उनका चेहरा चमक उठता था। वो जावियान को लम्स जितनी मोहब्बत देती थी। उनके चमकते चेहरे को अशफाक साहब ने गहरी सफीकियत भरी नज़रों से देखा था और कुछ बल देखते ही रह गए। मुझको वो वाला फूल भी चाहिए। फूलों का गुलदस्ता मजबूती से पकड़ते हुए कयारी में लगे सबसे बीच वाले फूल की तरफ इशारा किया, जिस पर जावियान ने आंखें सुकेड़ी थी। वो बहुत दूर है लम्स। मिट्टी वाले हाथ झाड़ते हुए वो नरम लहजे में बोला, मगर इसकी बात लम्स को जहर से भी कड़वी लगी। जाओ तोड़ कर आओ, वरना नहीं बोलूँगी। बड़ी बड़ी बनफशी आंखों को मजीद बड़ा करते हुए इसने सुर्ख फूल की तरह इशारा किया था। जावियान सर दांव भरते हुए उसे देखकर एहतियात से कांटों के बीच लगा वो फूल तोड़ लाया, मगर उसके हाथ में कांटे लग गए थे। क्या तुम्हें पेन हो रहा है? आजल ने मासूमियत से उसे देखते हुए पूछा था। इसकी बनफशी आंखों में अपने लिए फिक्र के आसार देखकर वो मुस्कुराते हुए सर को नाम में जनबिश दे गया। अब ठीक हो जाएगा। इसके हाथ को पकड़ते हुए उसने शहादत की उंगली से रसते हुए खून को देखा और फिर इसे चेहरे को और मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर लब रखते हुए कहा था। वो दिलकश नज़रों से उसे देखते हुए मुस्कुरा गया। चलो मम्मा से कहते हैं वो ऑइंटमेंट लगा देंगी।
इसका हाथ पकड़ते हुए वो जल्दी से लाउंज की तरफ बढ़ गई थी। जोहेब साहब दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर आतिफ साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए गार्डन की तरफ बढ़ रहे थे। भाई साहब आप यहाँ? अशफाक साहब को किचन में दाखिल होते देख नाजिश बेगम ने ताज्जुब से उन्हें देखते हुए कहा, नाजिश मेरी बात सुनो। अशफाक साहब इनके मुकाबिल रुकते हुए इनका हाथ थाम गए थे। नाजिश बेगम ने बदहवास होकर अपना हाथ खींचा था और इन्हें मातजब नज़रों से देखा था। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मेरी बात। चटाक। अशफाक साहब का चेहरा फक हुआ था। शर्म नहीं आती आपको ऐसे अल्फाज ज़बान पर लाते हुए? नाज, खबरदार जो आपने इस नाम से हमें पुकारा हमारे घर से इसी वक्त निकल जाए। कांपते हुए हाथ के साथ बाहर की जानिब इशारा कर दी नाजिश बेगम ने आतिशी लहजे में कहा। अशफाक साहब गाल से हाथ हटाते हुए इन्हें मतफन नज़रों से देखते हुए मुठियाँ जब्त के बास भेजे बाहर निकले थे। मामा जी के हाथ पर कांटा लगा है। इसका हाथ पकड़े वो किचन में दाखिल हुई। जाविया ने सर्द नज़रों से बाहर जाते अशफाक साहब को देखा। नाजिश बेगम ने दुपट्टे से पसीने में तर चेहरा साफ किया था। बेटा ध्यान से खेलना चाहिए था, दिखाओ जरा, ज़्यादा तो नहीं लगा? नाजिश बेगम ने शफकत भरी नज़रों से उसका हाथ देखते हुए कहा। जाविया ने तकमिया नज़रों से इन्हें देखा था जिनका चेहरा मानिंद हुआ था। प्रेजेंट। आइजल मेरी बच्ची, जोहेब साहब ने लैपटॉप पर नम आंखों से उसकी प्रोफाइल देखते हुए धीमे लहजे में कहा था। लैपटॉप पर यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए उन्होंने रब्बाब को आइजल को धक्का देते हुए भी देखा था। खरकती से लैपटॉप बंद करते हुए जोहेब साहब ने पियून को बुलाया था और रब्बाब को लेकर आने को कहा था। कुछ देर बाद वो डरी सहमी डैन ऑफिस में उंगलियां चटकाते हुए दाखिल हुई। जोहेब साहब ने खुसूमियत नज़रों से उसे देखा था। मिस रब्बाब चौहान, आपको इस यूनिवर्सिटी से मातल किया जा रहा है। रब्बाब बेयकीनी से जोहेब साहब की जानिब देखा था जिनका चेहरा तीस से सुर्ख पड़ रहा था। आप इस यूनिवर्सिटी के हर उसूल से बखूबी वाकिफ़ थी। इनफैक्ट यू आर सीनियर। इसके बाद भी तुमने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की। तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी कैसे? जोहेब साहब के गर्जदार लहजे पर रब्बाब ने अचंभे से उन्हें देखा था जो आइजल को अपनी बेटी कह रहे थे। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं पूरी यूनिवर्सिटी के सामने आइजल से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। डैन, बराए करम मुझे सस्पेंड मत करें। मैंने बहुत मेहनत से अपना CGPA बरकरार रखा है। मैं साल के विसित में कहीं और दाखिला भी नहीं ले सकती। इससे मेरा बहुत वक्त ज़ाय हो जाएगा। प्लीज़ डैन, मुझे सस्पेंड ना करें। रोते हुए रब्बाब ने इल्तिजाई लहजे में कहा। मगर इसकी एक बात का भी जोहेब साहब पर असर नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाओ अभी, तुम यहाँ काबिल कबूल नहीं हो। दरजगी से कहते हुए जोहेब साहब ने उसे बाहर निकल जाने का इशारा किया। रब्बाब की आंखें आंसुओं से तर थी। वो सर झुकाए जाने के लिए पीछे मुड़ी थी। मैं चाहती हूँ कि रब्बाब इस यूनिवर्सिटी में रहे। जहाँ जोहेब साहब आइजल को देखते साकित हुए, वहाँ उसकी बात सुनकर रब्बाब ने सर उठाया था। इस लड़की ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, मेरी बेटी, और तुम चाहती हो कि वो इस यूनिवर्सिटी में रहे? जोहेब साहब ने तशवीश से इस्तिसार किया। आइजल ने तासिफ से पहले जोहेब साहब को देखा जिन्होंने उसे बेटी कहा था और फिर रब्बाब को देखा था जो हैरत से उसे देख रही थी। जी, मैं चाहती हूँ ये लड़की यहीं रहे। आइजल रब्बाब के मुकाबिल रुकती उसके जर्द पड़ते चेहरे पर नजरें जमाए बोली। जोहेब साहब गहरी सोच में पड़े थे। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? रब्बाब ने धीमे लहजे में उसके मुतमईन चेहरे को देखते हुए पूछा, जिस पर वह हल्की सी मुस्कुराई थी। ठीक है, लेकिन मिस रब्बाब को पूरी यूनिवर्सिटी के सामने आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जैसा कि इस लड़की ने अभी कहा था। जहाँ जोहेब साहब की बात पर रब्बाब ने लब भींचकर कटेली नज़रों से आइजल को देखा था, वहाँ आइजल के गुदास होठों पर मुस्कुराहट फैली। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर रब्बाब ऐसा करना चाहती है। आइजल के नरमी से कहने पर जोहेब साहब ने शफकत और मोहब्बत से उसे देखा था। चलो बाहर, फंक्शन शुरू हो चुका है। रब्बाब को पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बाहर निकली थी। रब्बाब उसे हैरानी से देखते हुए इसके पीछे निकल गई। क्यों बचाया तुमने मुझे? रब्बाब ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए इफ्तिसार किया। यू विल सी, मुख्तसर कहकर आइजल हुरम के बुलाने के इशारे पर उसे वहां तना छोड़ गई थी। रब्बाब ने काट नज़रों से उसे हुरम के साथ मुस्कुराते हुए देखा। वो चलते हुए मेन हॉल की जानिब बढ़ गई थी। हुरम इसे सब बता रही थी कि किस तरह वो इसके लिए बेहद परेशान था और किस तरह वो बगैर किसी की परवाह किए उसे उठा कर गया था। वह हल्की मुस्कान लबों पर सजाए उसकी बात सुन रही थी और सर को धीरे से हिला रही थी। जब से वो आई थी बहुत लोगों ने उससे उसकी कंडीशन दरियाफ्त की थी और इसे विशेष दी थी, इसलिए उसकी स्पिरिट्स काफ़ी हाई थी। वो बिल्कुल भी उदास नहीं थी। तुम चलो, मैं आती हूँ। प्राइवेट ऑफिस से प्रोफेसर जावियान को बाहर आते देखकर आइजल ने हुरम से कहा। वो सर हिलाते हुए मेन हॉल की तरफ बढ़ गई थी। वो ब्लैक कलर का ओवरकोट बदल कर आया था क्योंकि पहले वाले कोट पर खून के सुर्ख निशान पड़ गए थे। लम्स,
इसकी तवज्जो हासिल ना करने पर मायूस होते हुए वो मेन हॉल की तरफ बढ़ी थी। जब अपने पीछे से उसकी दिलकश आवाज़ सुनाई दी थी, वो पीछे नहीं मुड़ी थी, बस अपनी जगह पर रुकी थी। वो संजीदगी से चलते हुए उसके मुकाबिल ठहरा था। इसके परफ्यूम की हल्की महक को महसूस करते हुए वो मुस्कुरा गई। क्या मैं माजरत कर सकता हूँ? आइजल मातजब नज़रों से उसे देखते हुए इसकी जानिब मुड़ी थी। माजरत क्यों? आपका एयरिंग गुम हो गया था मुझसे। आइजल ने अपने कान को छुआ था और फिर दूसरे को, जिसमें झुमका गायब था। जब आप फैनिट हुई थी इस वक्त गिरा था, मैंने उठाया था, लेकिन अब मिल नहीं रहा। शायद रास्ते में कहीं गिर गया हो। वो संजीदगी से उसके मुतमईन चेहरे को देखता हुआ बोला, कोई बात नहीं प्रोफेसर। वो इत्मीनानी से कहते हुए मेन हॉल की तरफ बढ़ी। जब जावियान ने उसका हाथ थामा था, वो चौंकते हुए पीछे मुड़ी थी, जो कोट की पॉकेट से एक ब्लैक वेलवेट की छोटी सी डिब्बी निकाल कर खोल रहा था। मैंने आपका एयरिंग गुम कर दिया, इसकी भरपाई तो मुझे करनी पड़ेगी बेबी गर्ल। वो मोहब्बत आमेज़ नज़रों से उसे देखते हुए एक कदम उसकी जानिब बढ़ाते हुए गोया हुआ। अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसने आइजल ने आसपास देखा था, क्योंकि मेन हॉल में इस वक्त फंक्शन चल रहा था, इसीलिए बाहर कोई भी नहीं था। शैलाए, आइजल ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा था और फिर उसकी सबिया हथेली पर सूरज की किरणों से चमकते हुए दो छोटे छोटे टॉप्स को, जिनमें सूरज की किरणें इनेराफ के बाद सतरंगी चमक बनकर इनकी रिनायत में बेहद ही इजाफा कर रही थी। लेकिन यकीनन वो बहुत नफीस और नादिर थे, जिसे सोचकर वो लब भिज गई थी। लेकिन वो इसकी आंखों में जज़ाबियत से देखते हुए बोला। इसकी दरख्शां सुनहरी आंखों को देखती आइजल कुछ कहने से खुद को बाज रख गई थी। इसके कुछ ना कहने के बाद भी वो समझ गया था वो क्या कहना चाहती है, इसीलिए मबहम मुस्कान के साथ वो डिब्बी उसके हाथ में थमा चुका था। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आइजल ने अदरात मंदी से उसे देखा था, जो उसका हाथ नरमी से छोड़ते हुए इनमें वो टॉप्स मोहब्बत से रखते बोला और मेन हॉल की जानिब बढ़ गया। ये मैंने क्या किया? वो कितनी मोहब्बत से लाए थे। इनकी कीमती हीरो को अपनी छोटी सी हथेली पर चमकते हुए देख इसने मुरझा कर कहा। फंक्शन काफ़ी देर से ख़त्म हुआ था। काफ़ी ठंड पड़ रही थी। यकबस्ता हवाएं चल रही थी। शॉल ओढ़े वो हुरम के जाने के बाद उसका इंतज़ार कर रही थी, जो ना जाने कहा था। मामू को क्या बोलूँगी? ये चोट कैसी लगी? वो तो प्रोफेसर से नाराज़ होंगे क्योंकि वो मुझे लेकर आए थे, लेकिन ये तो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। अपनी पेशानी पर हाथ रखते हुए उसने अफसरदगी से सोचा। हवा का एक सर्द झोंका इसे छू कर गुजरा। वो झरझरी लेते हुए आसपास देखने लगी। मिस आइजल, वो सर उठाते हुए उसे शाहन के साथ आते देखकर बेंच से उठी। तुम चलो, मैं ड्रॉप करके मिलता हूँ। जावियान की बात सुनता शाहन दोनों को शक व शाबा से भरपूर नज़रों से ताड़ता हुआ वहाँ से गेट की तरफ वॉकआउट कर गया था। वो शक करेंगे। आइजल ने गेट की तरफ बढ़ते शाहन को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। जावियान ने लापरवाही से शाहन को देखा था। चले, लेट हो रहे हैं, आपके मामू वेट कर रहे होंगे। कलाई पर मजीन ब्लैक स्मार्ट वॉच पर टाइम देखते हुए उसने संजीदगी से कहा, आप चले, मैं आती हूँ। इसके साथ जाने पर लोगों के देखने का खदशा लाहक होने पर वो सटपटाई। साथ चलेंगे बेबी गर्ल। वो बेफिक्री से उसे देखते हुए धीमे कदमों के साथ चल पड़ा। वो लम्ब भींचती चार और न चार उसके साथ चलती थी। वो संजीदगी से एक हाथ पैंट की पॉकेट में रखे दूसरे हाथ में स्मार्टफोन पर उंगलियां स्क्रॉल कर रहा था। यूनिवर्सिटी में मौजूद स्टूडेंट्स जो जाने की तैयारी पकड़ रहे थे, रश्क से दोनों को बराबर चलते हुए देख रहे थे। आइजल कंफ्यूज सी लब भींचे चल रही थी। उसकी परेशानी को नोटिस करते हुए उसे फ़ोन पॉकेट में रखा था। लम्स, अगर आपके मामू साहब ने आपको इस हाल में देखकर मेरा सर फोड़ दिया तो? वो गहरी मतानत से बोला, जिस पर पहले तो धीमी चाल चलती हुई आइजल शिशदर रह गई। वो लबों पर हाथ रखती सादगी से हंसकर उसके दिल को लुभा गई थी। वो चलते हुए मबहम सा मुस्कुराया था। इसे लबों पर हाथ रखते हंसी रोकते देखकर दोनों को मुस्कुराते हुए देख काफ़ी लड़कियों के दिल जल चुके थे। वो तो सीधा मुंह किसी से बात नहीं करता था और यहाँ वो अपनी लाडली चहती लम्स के साथ मुस्कुरा रहा था। यकीनन बहुत सी लड़कियों को आज आइजल से नफरत हो गई थी। आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।